क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतुओं, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, क्या हाल चाल। एक बार चैट बॉक्स में प्लीज लिख दो ना आप, कैसे हो आप। मुझे पता है कि आप मुझसे मिलने के लिए रोज बेताब रहते हो कि सर से कब मिलेंगे, भैया से कब मिलेंगे। आप विश्वास मानिए दोस्तों, मैं भी आपसे मिलने के लिए रेगुलरली बेताब रहता हूं कि कब मैं अपने प्यारे प्यारे रसगुल्ले से मिलूंगा। क्लियर है। आज हम लोग करने वाले हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट का यूनिट नंबर 3। ऑलरेडी हमने यूनिट नंबर 2, 1 और 4 का वन शॉट कर लिया है, निपटा दिया है बहुत अच्छे से। और आज करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट, यूनिट नंबर 3 एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट में। यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 3 ही है जो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट माना जाता है, समझे ना आप। तो यूनिट नंबर 3 से 25 मार्क्स तक का आपको पूछ सकता है। इसीलिए अगर आप ये लेक्चर नहीं देखते हो तो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारते हो मेरे दोस्त। 1-1.5 घंटा बैठ जाओ, ये लेक्चर खत्म करो, यूनिट 3 खत्म करो, बिंदास लर्न करो, रिवाइज करो, एग्जामिनेशन में चले जाओ। और कल याद रखना 21 अप्रैल यानी 21 अप्रैल शाम को 5 बजे आ जाना। हम लोग पूरा का पूरा सिलेबस, फुल सिलेबस का मैराथन करने वाले हैं कल 21 अप्रैल 5 बजे शाम को। 2 से 3 घंटा में पूरा ईडी समाप्त कर देंगे। फास्ट फास्ट करवाएंगे, जल्दी जल्दी करवाएंगे, लेकिन 2 से 3 घंटा में पूरा ईडी कल समाप्त कर देंगे। लेकिन वन शॉट देख के आना, हर एक वन शॉट देख के आना भाई, जल्दी करवाएंगे हम। क्लियर है। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। लाइक कर दो, बिकॉज आज का लाइक टारगेट है 350 लाइक्स। फटाफट से लाइक कर दीजिए, जल्दी जल्दी, बोलना ना पड़े भाई, बोलना ना पड़े। आपके लिए मेहनत हो रही है, आपके लिए ये गर्मियों में, आपके लिए इतना सारा लेक्चर, इतना सारा नोट्स, इतना सारा मैराथन रिकॉर्ड किया हूं दोस्तों। एक लाइक तो बनता है ना। फटाफट से लाइक कर दीजिए और शेयर कर दो हर एक कॉलेज ग्रुप में, हर एक कॉलेज ग्रुप में, भाई बहन का कॉलेज ग्रुप में, या तो हर जो भी व्हाट्सएप ग्रुप मिले, सब में तुम आप ये कर दो, शेयर कर दो। ठीक है। चलिए, आप लोग अभी परमिशन देंगे कि क्या आज का सेशन रेडी किया जाए, क्या आज का सेशन रेडी करे या नहीं, बताइए। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, मैं वेट कर रहा हूं तुम्हारा। क्या आज का सेशन रेडी करे दोस्तों? हाँ सर, रेडी कर दो, रेडी कर दो। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडियाज किसे बोलते हैं? मैं बता दूं, यूनिट नंबर 3 का नाम है सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज। क्या नाम है यूनिट नंबर 3 का? रिपीट कीजिए चैट बॉक्स में, सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडियाज नाम है यूनिट नंबर 3 का। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस आइडिया, कि भैया बिजनेस आइडिया क्या होता है। एंड इसके बाद पढ़ेंगे व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया, यानी बिजनेस आइडिया के सोर्सेस क्या क्या है, कहां कहां से, कौन कौन से जगह से हमें बिजनेस आइडिया मिलेंगे, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। एक बंदा, एक एंटरप्रेन्योर, एक बिजनेसमैन जब एक बिजनेस को स्टार्ट करता है ना, तो वो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले कुछ सोचता है कि किस चीज के बारे में बिजनेस करें, हमारा बिजनेस कैसा होना चाहिए, हम कौन सा प्रोडक्ट बेचेंगे, हम कौन सा गुड्स बेचेंगे, हम किस चीज का धंधा करने वाले हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया माने हम अगर बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, या हम अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करने वाले हैं, ग्रो करने वाले हैं, उसके बारे में सोचना, उसके बारे में आइडिया निकालना, उसके बारे में क्रिएटिविटी दिखाना, उसके बारे में कुछ इनोवेटिव तरीके से सोचना कि किस चीज का बिजनेस करे भाई, किस चीज का बिजनेस करे। मैं उसी चीज के बारे में सोचूंगा जो मार्केट में कस्टमर्स के नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, जो एक कस्टमर के नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा। सिंपल सा बात है, जो एक कस्टमर का जरूरत को पूरा करेगा, जो एक कस्टमर को प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा,
वही चीज के बारे में सोचूंगा ना, वही बिजनेस के बारे में सोचूंगा ना, उसको मैं क्या बोलता हूं, उसको मैं बोलता हूं बिजनेस आइडियाज मेरे दोस्त। क्लियर है? आइए अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके बाद आपको एग्जाम्पल सुनाऊंगा, बहुत एकदम फनी एग्जाम्पल सुनाऊंगा, आप देख लीजिए। सुनिए 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 पहले। ए बिजनेस आइडिया इज ए कंसाइज। बिजनेस आइडिया क्या रहता है? एकदम छोटा सा आइडिया रहता है मेरा। मैं छोटे से आइडिया को बड़ा पैमाना में बदलूंगा। अभी बदला नहीं हूं, मैंने जस्ट सोचा है कि एक चाय की टपरी खोल लूंगा, एक हेयर सलून खोल लूंगा, कुछ भी एक बिजनेस के बारे में मैंने सोचा है। तो ए बिजनेस आइडिया इज ए कंसाइज और इनोवेटिव कंसेप्ट। मैं अपने दिमाग से क्रिएटिविटी निकाल रहा हूं, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं। तो एक बिजनेस आइडिया कंसाइज और इनोवेटिव कंसेप्ट है। क्या है? ए बिजनेस आइडिया इज ए कंसाइज और इनोवेटिव कंसेप्ट फॉर स्टार्टिंग न्यू वेंचर। या तो मैं एक नया बिजनेस अपने से खुद से स्टार्ट कर रहा हूं, या तो मैं अपने पापा, चाचा, दादाजी, फूफा के बिजनेस को चला रहा हूं। सिंपल सा बात है। या तो मैं खुद के एक नए वेंचर को स्टार्ट कर रहा हूं, या तो मैं अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को संभाल रहा हूं। दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना, दो ही पॉसिबिलिटी हो सकते हैं ना बच्चों। या तो मैं खुद के बिजनेस को स्टार्ट कर रहा हूं, या तो मैं दूसरों के बिजनेस को या अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को चला रहा हूं, उसको ग्रो कर रहा हूं। सिंपल। उसको ग्रो करने के लिए भी तो आपको बिजनेस आइडिया निकालना पड़ेगा ना। तो बिजनेस आइडिया इज ए कंसाइज और इनोवेटिव कंसेप्ट फॉर स्टार्टिंग ए न्यू वेंचर और इंप्रूविंग एंड एग्जिस्टिंग वन। ओके, टिपिकली आउटलाइन से प्रोडक्ट और सर्विसेज। यानी बिजनेस आइडिया का मतलब ये हो गया कि मैं कुछ ऐसा प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाऊंगा जो कस्टमर के नीड्स को पूरा करे, जो कस्टमर के जरूरत को पूरा करे और कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। मैं कुछ ऐसा सामान बनाऊंगा जो कस्टमर के नीड्स और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। जैसे शार्क टैंक आप अगर देखते होंगे, शार्क टैंक में ना बहुत सारे यंग एंटरप्रेन्योर्स आते हैं और वो कुछ ऐसे गुड्स बनाते हैं, वो कुछ ऐसे सर्विसेज बनाते हैं जो कस्टमर्स के नीड्स एंड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। क्लियर है? और बिजनेस आइडिया का मतलब यह भी हुआ कि मैं प्रॉफिट कैसे कमाऊंगा, मैं रेवेन्यू कैसे जनरेट करूंगा, उसके बारे में भी प्लान बनाना। बिजनेस आइडिया में यह भी शामिल होता है कि ये पर्टिकुलर बिजनेस करके, एक चाय का टपरी खोल के मैं किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकता हूं। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए 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 अब देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए, इनका नाम है हार्ट हैकर बॉय। इनके जो आप बाल देख रहे हो कितने सतरंगी बाल है, हर एक कलर यूज किया गया है इसमें। ठीक है? तो ये भाई साहब मुझे एक दिन रास्ते में मिले, मैं ये स्टोरी सुना रहा हूं, एक्चुअल में नहीं मिले थे। सुनिए, ये भाई साहब एक दिन ना मुझे रास्ते में मिले, मान लो, और रास्ते में इनको देख के ना मुझे लगा अरे फालतू का क्या ट्यूशन पढ़ा रहा हूं मैं, मुझे तो एक हेयर सलून खोलना चाहिए। ये जो माथे में जो इतने सारे कलर लगाए हुए हैं छपरी जैसे, ये तो मेरे पास घर में अवेलेबल है। बचपन में जो ड्राइंग मैं करता था, वो ड्राइंग के कलर तो अभी भी मेरे पास अवेलेबल है। सबको उसी कलर से अपना माथा था मैं रंग दूंगा। सिंपल। तो मैंने ना इनको देख के एक हेयर सलून खोल दिया। इसका नाम है छपरी लोगों का हेयर सलून। सुनिए सुनिए सुनिए, इनको देख के मैंने ना एक हेयर सलून खोल लिया। मैं ट्यूशन का सेंटर ना बंद कर दिया अपना, और इनका नाम मैंने दिया, इस हेयर सलून का नाम मैंने दिया छपरी लोगों का हेयर सलून। और हेयर सलून के बाहर फोटो वोटो लगा होता है ना, उनमें ना इनका फोटो लगा दिया। ये मेरे ब्रांड एम्बेसडर बन गए। ठीक है? अब इस सलून को देख के एलविस यादव भी आने लगा, क्योंकि वो भी तो छपरी है ना। इसको देख के वो डॉली चाय वाला भी आने लगा, डॉली चाय वाला। आप देखिए हो ना डॉली चाय वाले को, ये बिल्कुल। तो ना बहुत सारे छपरी आने लगे मेरे हेयर सलून में, और मेरा बिजनेस में एकदम चार चांद लग गया भाई। बिजनेस में एकदम चार चांद लग गया। मैंने पैसे कमाने के बारे में सोचा था कि ये छपरी लोगों को कैसे मैं लूटूं और कैसे मैं पैसे कमाऊं, और मेरा बिजनेस सक्सेसफुल हो गया। इसी को बोलते हैं बिजनेस आइडिया। इसको देख के, इस बंदे को देख के मुझे आइडिया आया कि मुझे ये बिजनेस करना चाहिए, मुझे हेयर सलून खोलना चाहिए। और
हर एक कलर मेरे घर में अवेलेबल था तो मैंने लगा दिया वही सब सारा कलर, बस वो बिजनेस चमक पड़ा। बस दोस्तों वो बिजनेस चमक पड़ा मेरे दोस्त। तो इसी को बोलते हैं बिजनेस आइडिया। किसी को देख के, किसी को सुन के, अपने दिमाग से, या किसी एक एक्सपीरियंस्ड मेंटर को देख के, सुन के, अगर आपको कुछ दिमाग की बत्ती जलती है, अगर आपको कुछ आइडिया आता है और आप अगर वो आइडिया को आप इंप्लीमेंट करते हो तो उसको क्या बोलते हैं? बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया। तो आइए इसको पढ़ते हैं, एक बार वापस से फाइनल पढ़ लेते हैं। बिजनेस आइडिया इज ए कंसाइज एंड इनोवेटिव कंसेप्ट फॉर स्टार्टिंग न्यू वेंचर। बिजनेस आइडिया एक कंसाइज और इनोवेटिव कंसेप्ट है जिससे आप अपने न्यू बिजनेस को स्टार्ट कर पाओगे, या तो आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है तो उसको आप एक्सपांड कर पाओगे, उसको आप एक्सपांड कर पाओगे, उसको आप इंप्रूव कर पाओगे। ठीक है। इट टिपिकली आउटलाइंस ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है। इसका मतलब यह है कि बिजनेस आइडियाज एक ऐसे प्रोडक्ट और एक ऐसे सर्विसेज को आउटलाइन करता है जो एक स्पेसिफिक नीड और प्रॉब्लम को हैंडल करता है, जो कस्टमर के स्पेसिफिक नीड और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। बस उसी को आप बोल दो कि बिजनेस आइडिया। सिंपल 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 सिंपल। along with a plan for how a business will operate and generate revenue। बिजनेस आइडिया में यह प्लान भी शामिल रहता है कि किस तरीके से ये बिजनेस को मुझे चलाना है, किस तरीके से ये हेयर सलून को मुझे चलाना है, और किस तरीके से मैं पैसे कमाऊंगा, किस तरीके से मैं ये पैसे कमाऊंगा। सिंपल सा बात है। क्लियर है? क्लियर है? ओके जी, ओके ओके। आइए अभी हम ना सोर्सेस पढ़ते हैं। सोर्सेस कि बिजनेस आइडिया के कौन कौन से सोर्सेस है, कहां से, कौन कौन से जगह से, कौन कौन से गुफाओं से हमें बिजनेस आइडिया मिलती है, इस चीज के बारे में आप सोर्सेस पढ़ने पड़ेंगे ना। तो देयर आर वेरियस सोर्सेस फॉर विच बिजनेस आइडिया कैन एमर्ज। बहुत सारे सोर्स है इस दुनिया में, बहुत सारे सोर्स है जहां से आपको मेरे दोस्त बिजनेस आइडिया आ सकता है, बिजनेस आइडिया आ सकता है। सबसे पहला सोर्स, मार्केट ट्रेंड्स एंड कंज्यूमर नीड्स। एक टी शर्ट था अपना टाइम आएगा, क्या आप लोग जानते हो वो टी शर्ट के बारे में? एक बार ना ये ट्रेंडिंग में आ चुका था कि हर कोई ना ये वाला टी शर्ट पहनता था, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा वाला टी शर्ट पहनता था हर लोग। उसका टाइम तो आया नहीं लेकिन फिर भी ये लोग पहनता था। तो एक टी शर्ट फेमस हुआ था अपना टाइम आएगा वाला, तो ये मार्केट में ट्रेंड था, इसीलिए ना बहुत सारे बिजनेसमैन ना आ गए इस मार्केट में और ये ट्रेंड को देख के ना बिजनेस शुरू कर दिए, ये ट्रेंड को देख के बिजनेस शुरू कर दिए। अभी अभी फेमस हुआ है एक मोमो टाइप, गोंधोराज मोमो से बोलते हैं, गोंधोराज मोमो। और गंद नहीं मारता है वो मोमो से हरा हरा कलर का कोई मोमो रहता है, वो ट्रेंडिंग में था, ट्रेंडिंग में। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई ट्रेंडिंग टॉपिक देख रहे हो, अगर कोई चीज ट्रेंड में है तो उससे आपको क्या आ सकता है बेटा? बिजनेस आइडिया। उसे आप सोच सकते हो, अरे इस चीज का तो बिजनेस कर सकते हैं, इस चीज का तो धंधा कर सकते हैं। मारवाड़ी और गुजराती सोचते हैं, अरे इस चीज को तो धंधो कर सकते हैं। बहुत शार्प रहते हैं वो लोग। ठीक है, वो लोग बहुत शार्प रहते हैं। वो लोग कोई भी ट्रेंड को पहचान लेते हैं कि कस्टमर के नीड्स क्या है, कस्टमर क्या मांग रहा है, मार्केट में क्या ट्रेंडिंग में चल रहा है, और जो भी ट्रेंडिंग में चल रहा होता है उस चीज का बिजनेस ये लोग खोल देते हैं। ठीक है, सीरियसली। तो अपना टाइम आएगा वाला जो टी शर्ट था ना वो बहुत पॉपुलर हो गया था, और ये जो पॉपुलर हो गया था तो बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे ऐसे टी शर्ट्स बनाने लगे और अपने बिजनेस को एकदम चार चांद लगा दिए। सिंपल 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 सिंपल। ठीक है, इसके बाद देखो पर्सनल पैशन एंड हॉबीज। बिजनेस सोर्सेस, बिजनेस आइडियाज हमें पर्सनल पैशन और हॉबीज से भी आता है। जैसे मेरे को टीचिंग करने का आइडिया कहां से आया? मेरे को टीचिंग करने का आइडिया क्योंकि ये टीचिंग मेरा पैशन है, मुझे बचपन से टीचिंग करना बहुत पसंद है, मुझे टीचिंग करना बहुत पसंद है, मुझे पढ़ाना बहुत पसंद है। मुझे अगर कोई 3-4 घंटे 5 घंटे के लिए भी पढ़ाने के लिए छोड़ दे, मैं आराम से पढ़ा दूंगा, आराम से। तो अगर किसी का पर्सनल पैशन रहता है ना दोस्तों, अगर किसी का हॉबी रहता है ना, तो वो बिजनेस वो आराम से डील कर लेगा। उसके बारे में वो सोचता ही है कि इसको धंधो बनाया जाए, मेरा हॉबी भी है, मेरा पैशन भी है, इसको क्या बनाया जाए? धंधो, इसको धंधा बनाया जाए, इसको बिजनेस बनाया जाए।
क्लियर है? ओके जी, ओके ओके ओके। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग। आपको अगर मान लो कि कुछ मतलब कि चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स अच्छे लगते हैं, आपको अगर इस दुनिया के प्रॉब्लम को सॉल्व करने हैं, आपको अगर चैलेंजेस लेने हैं, तो आप बिजनेस आइडिया ले लो ना, सोचो ना बिजनेस आइडिया। तो आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम, आप अगर कुछ प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिए हो कि ये सब सारा प्रॉब्लम है, और प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके सोल्यूशन निकाल ली हो उसका, तो उसका आप बिजनेस बना सकते हो। उसका आप बिजनेस बना सकते हो। जैसे मान लीजिए किसी को मान लीजिए कैंसर है, और अगर उसका मान लीजिए कि दवाई कोई निकाल दिया है, एकदम परमानेंट सोल्यूशन, मतलब कि परमानेंट दवाई कोई निकाल दिया है, तो इसका बिजनेस बन सकता है ना भाई। कोई भी एक प्रॉब्लम है, मान लीजिए मार्केट में कोई भी एक प्रॉब्लम है, कोई भी चीज अवेलेबल नहीं है मान लीजिए, तो उसका सोल्यूशन आप अगर निकाल देते हो, तो उस सोल्यूशन के निकालने के बाद आप उसका धंधा बना सकते हो। सिंपल सिंपल। तो पहले तो हमारे पास बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे ना, जैसे कि पहले जब आप टैक्सीज को बुलाते थे, भैया टैक्सी टैक्सी टैक्सी, रुको रुको रुको, हमें जाना है यहां पे, और टैक्सी माफिया लोग जब लूटते थे, ऑनेस्टली जब लूटते थे वो लोग, तब ये तो प्रॉब्लम ही था ना। उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया आप लोग? उबर ओला, उबर ओला क्यों आया? क्योंकि टैक्सी माफिया लोग हम लोगों को पूरा लूटते थे, यानी 500 600 700 में एक एक जगह पे जाते थे। इस वजह से ये एक प्रॉब्लम था, इसको सॉल्व किया गया। बिजनेस आइडिया का मतलब होता है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करना। अगर आप एक प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको बिजनेस बना रहे हो, तो उस वो भी तो एक सोर्सेस है बिजनेस आइडिया का। क्लियर है? उबर किस लिए आया था? उबर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही आया था। वो बात अलग है कि आजकल उबर भी लूटता है। आजकल उबर भी लूटता है। आजकल आप उबर में भी जाओगे ना, तो ज्यादा ही चार्जेस लेते हैं वो लोग। लेकिन जब आया था ना, तब बहुत सस्ते सस्ते में दे रहा था, बिकॉज उनको लग रहा था कि टैक्सी वाले बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, येलो टैक्सी वाले नॉर्मली बहुत ज्यादा लूट रहे हैं, इसी वजह से। ठीक है। फोर्थ देखिए, इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। मान लीजिए आप कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में थे, बहुत अच्छा काम कर रहे थे, और आपका सैलरी था वहां पे 30 लाख पर एनम। ठीक है। आप कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री में थे, आप बहुत अच्छा काम कर रहे थे, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस भी हो गया था, तो आप उस एक्सपीरियंस को काम में लगाओ ना। आप उस एक्सपीरियंस से एक अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। आप अपना खुद का बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। ठीक है। जैसे मैं टीचिंग करने से पहले ना, मैं खुद का अभिषेक झा क्लासेस का टीचिंग करने से पहले मैं ना पढ़ाता था। मैं ना किसी दूसरे एक इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, मैं कोई दूसरा एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था। वहां से मैंने एक्सपीरियंस गैदर करके, सीख के, अब यहां पे अपने खुद के क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। सिंपल। इसको क्या बोलते हैं? इंडस्ट्री एंड प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। यानी मैं अगर कोई इंडस्ट्री में काम करता था, मेरे को अगर कोई इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं उसको खुद का बिजनेस का रूप दे सकता हूं। उसी काम को मैं अपना खुद का बना सकता हूं ना। सिंपल सा बात है। वहां से मैं क्विट कर दूंगा। सिंपल। क्लियर है? इसके बाद देखिए, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, एडवांसेस इन टेक्नोलॉजी कैन क्रिएट ए न्यू बिजनेस पॉलिसी। अब देखिए, बहुत सारा टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रहा है, इस वजह से ना एक नया नया बिजनेस भी आ रहा है। अब टेक्नोलॉजी जो इनोवेट हो रहा है ना, टेक्नोलॉजी जो नया नया आ रहा है, इस वजह से एक नया नया बिजनेस भी आ रहा है, बिजनेस आइडियाज भी आ रहा है कि हाँ, ये बिजनेस कर सकते हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं, वो बिजनेस कर सकते हैं। जैसे जैसे आज से पहले ऑनलाइन टीचिंग का कोई जमाना नहीं था। आज अगर आप 2017 में चले जाओ, 2016 में चले जाओ, तो ऑनलाइन टीचिंग को कोई जानता ही नहीं था। क्या होता है ऑनलाइन, कोई समझता ही नहीं था। और ये टेक्नोलॉजी आई, तो आज देखो, आज हर एक टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है। हर एक टीचर ऑनलाइन पढ़ाता है। तो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के वजह से भी एक बिजनेस आइडिया क्या हो सकता है? क्रिएट हो सकता है। ओके। इसके बाद फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी। मान लो एमबीए चाय वाला का हमको बिजनेस पसंद में आ गया। एमबीए चाय वाला का हमको बिजनेस पसंद में आ गया,
हम ये प्रफुल्ल बिलोरे को फोन लगाए। हेलो भाई प्रफुल्ल बिलोरे, आजकल तो आपको पनौती बोलते हैं, लेकिन सुनिए, हम ना आपका एमबीए चाय वाले का आउटलेट खरीदना चाहते हैं। हम कोलकाता में ना एमबीए चाय वाला का एक ब्रांच खोलना चाहते हैं इस पर्टिकुलर लोकेशन में। क्या आप परमिशन दोगे? एमबीए चाय वाला ने बोला हाँ जी बिल्कुल, बिल्कुल आपको परमिशन मिल जाएगा, बट 5 लाख दे दो मेरे को हर साल। हर साल आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो, आप मेरे नाम पे खोल सकते हो अपना आउटलेट। यानी नाम उनका रहेगा लेकिन वहां काम मैं करूंगा, वो आउटलेट मेरा रहेगा। बस वो प्रफुल्ल बिलोरे को ना मुझे, एमबीए चाय वाले के ओनर को ना मुझे 5 लाख देने पड़ेंगे हर साल। तो ये भी तो एक बिजनेस आइडिया ही है। मैं तो सोच रहा हूं ना बिजनेस करने के बारे में कि एमबीए चाय वाला अगर रहेगा नाम तो सबको ही आएंगे, सब निब्बा निब्बी आएंगे, सब छपरी लोग आएंगे और पियेंगे चाय मेरे। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हो? फ्रैंचाइज अपॉर्चुनिटी। सिंपल सिंपल। इसके बाद मतलब कि नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन। ठीक है, अब नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन का मतलब क्या हो गया? नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन का मतलब हो गया कि आप अगर किसी से नेटवर्क बनाते हो, किसी दूसरे इंसान से कॉन्टैक्ट करते हो, तो इसका मतलब है आप न्यू बिजनेस आइडिया को फॉर्म कर रहे हो। सिंपल। जितने जन से आप इंटरैक्ट कर रहे हो, जितने लोगों से आप इंटरैक्ट कर रहे हो, सब लोग मिलके आप लोग एक नया बिजनेस क्रिएट कर सकते हो, नया बिजनेस आइडिया ले सकते हो। क्लियर है? इसके बाद क्या हो गया? ऑब्जर्वेशन ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसेस। ऑब्जर्वेशन ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसेस। अब देखिए, गोंधोराज मोमो आजकल बहुत फेमस हो गया था। एक शॉप ने गोंधोराज मोमो बेचना शुरू किया। हर एक शॉप ने उसका सक्सेसफुल देख के उसको देखा कि ये बिजनेस कितना सक्सेसफुल हो रहा है। अरे वाह, ये तो गोंधोराज मतलब कि मोमो बेच बेच के तो करोड़पति बन गया। वाह, हम भी बेचेंगे गोंधोराज मोमो, हम भी बेचेंगे। अरे ये कितना सक्सेसफुल हो गया, मैं भी सक्सेसफुल बन सकता हूं। तो आप एक सक्सेसफुल बिजनेस को ऑब्जर्व करोगे तो आप भी हो सकता है सक्सेसफुल बन जाओ। क्लियर है कि नहीं बताओ? क्लियर है कि नहीं बताओ? हर किसी का इंस्पिरेशन अलग अलग होता है। जैसे मान लीजिए किसी को विराट कोहली पसंद है, किसी को मान लीजिए विराट कोहली पसंद है, किसी का आइडल विराट कोहली है, तो अब वो विराट कोहली को देख के क्रिकेट खेलना शुरू करेगा और हो सकता है वो भी एक ना एक दिन जाके बड़ा क्रिकेटर बन जाएगा। तो इसी को बोलते हैं ऑब्जर्वेशन ऑफ सक्सेसफुल बिजनेसेस। सक्सेसफुल बिजनेस को देख के मैं अपना खुद का बिजनेस क्रिएट करूंगा, खुद का आइडिया लाऊंगा। जैसे उबर को देख के ओला ने लाया अपना बिजनेस, वैसे ही। समझे? इसके बाद फीडबैक एंड कस्टमर इनपुट। जिस हिसाब से कस्टमर मेरे से मतलब कि डिमांड करेंगे, मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी बिजनेस है, मेरे पास ऑलरेडी क्या है? बिजनेस है। अब कस्टमर क्या बोल रहे हैं? कस्टमर कुछ और चीज डिमांड कर रहे हैं। कस्टमर बोल रहे हैं कि भैया ये भी लाओ, ये भी लाओ, वो भी लाओ, और अपना बिजनेस को थोड़ा चेंज करो। कस्टमर बोल रहे हैं कि भैया बिजनेस को आप थोड़ा चेंज करो, और मैं कस्टमर की बात सुन के अपने बिजनेस को थोड़ा चेंज कर दिया। वो भी तो एक सोर्स हो गया ना। सिंपल सा बात है, ये भी एक सोर्स ऑफ बिजनेस आइडिया ही है मेरे दोस्त। ओके। और ग्लोबल ट्रेंड्स एंड इकोनॉमिक चेंजेस। अगर कुछ ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है, कोई चीज ऐसा है जो ग्लोबली ट्रेंड कर रहा है, पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है, तो उसके लिए हम लोग को भी बिजनेस करना चाहिए। उसके लिए हम लोग को भी बिजनेस करना चाहिए। ओके, चलिए आगे आगे आगे। लेकिन आप लोग अभी एक एक पॉइंट करके बताओगे। आप लोग अभी एक एक पॉइंट करके बताओगे। व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ बिजनेस आइडिया? एक एक सोर्स करके बताओ, एक एक सोर्स करके बताओ। देखते हैं आपको याद है या नहीं है। बताओ, जल्दी बताओ। एक एक सोर्स के बारे में बताओ, जल्दी बताओ। वेट कर रहा हूं आपका। इसके बाद फीचर्स पढ़ना है हम लोगों को। एक एक सोर्स के बारे में बताओ, बिजनेस आइडिया का एक एक सोर्स के बारे में बताओ। पार्टिसिपेट ईच एंड एवरीबडी। अगर पास होना है तो पार्टिसिपेट करो, सिंपल सा बात है। ओके, आई होप आप लोग पार्टिसिपेट कर रहे होंगे। मुझे बहुत खुशी होती है आप लोग जब पार्टिसिपेट करते हो। थैंक यू सो मच। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस आइडिया।
बिजनेस आइडिया का फीचर क्या है, क्या होगा सोच के, क्या होगा बिजनेस का आइडिया बना के, फीचर्स क्या है इसका, क्या फायदा दिलाएगी बिजनेस आइडिया। सिंपल सा बात है, सबसे पहले इनोवेशन। क्या होता है सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया? आप बिजनेस के बारे में सोचोगे, आप ऐसा सोचोगे कि कौन सा बिजनेस करना है, क्या करना है, कैसे कैसे करके बिजनेस करना है, तो आप इनोवेट करना सीख जाओगे। आप कुछ यूनिक सोल्यूशन निकालोगे एक प्रॉब्लम का, जैसे उबर ने निकाला, जैसे ओला ने निकाला, जैसे मतलब कि जोमेटो ने निकाला। आज से पहले आज से पहले क्या आपको पता था कि आपके पास एक फोन रहेगा, उसके अंदर एप्लीकेशन रहेगा, उसके अंदर एक जोमेटो का एप्लीकेशन रहेगा, और वो जोमेटो के एप्लीकेशन में आप जाओगे, आपका खाना आपके घर के बाहर आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं इनोवेशन। कभी कभी सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया है ना, हमें इनोवेटिव प्रोवाइड कर देता है, हमें इनोवेशन प्रोवाइड कर देता है, हमें एक यूनिक सोल्यूशन देता है कि ये लो भैया यूनिक सोल्यूशन, ये प्रॉब्लम को तुमने सॉल्व कर दिया यूनिकली। ठीक है, इसके बाद अब कभी कभी मार्केट डिमांड को भी बढ़ाता है। सिंपल सा बात है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया एड्रेसेस द जेन्युइन मार्केट नीड्स और डिमांड। जेन्युइन मार्केट नीड्स और डिमांड को कैटर करता है एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस आइडिया। अगर आपका बिजनेस आइडिया स्ट्रॉन्ग है दोस्तों, तो आप एक कस्टमर के नीड्स एंड डिमांड को फुलफिल कर पाओगे, एक कस्टमर के जरूरत को पूरा कर पाओगे आप। इससे अच्छी बात क्या रहेगी दोस्तों? और अगर आप एक कस्टमर के जरूरत को पूरा कर पाओगे, कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे, तो कस्टमर आपके पास ही आएगा, कस्टमर आपके पास ही आएगा मेरे दोस्त। तो कभी कभी सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया की वजह से आप मार्केट डिमांड को भी कैटर करते हो, आप कस्टमर के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करते हो। इस वजह से आपका बिजनेस सक्सेसफुल बनता है। आपका बिजनेस क्या बनता है? सक्सेसफुल। ठीक है, बात करते हैं फीजिबिलिटी। फीजिबिलिटी का मतलब क्या हमारा बिजनेस प्रैक्टिकल वे में सही है, क्या सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। तो फीजिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आप एक आइडिया के बारे में सोच लिए, तो आप अगर इतना ज्यादा डिटेल्ड वे में आप एक बिजनेस आइडिया के बारे में जब सोचते हो ना, आपको पता चल जाता है कि आपका बिजनेस प्रैक्टिकल है या नहीं है, आपका बिजनेस टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा, आपका बिजनेस का कुछ अस्तित्व है या नहीं है, आपको पता चल जाता है। इसी को बोलते हैं फीजिबिलिटी। Feasibility involves assessing the practicability and viability of the business idea. आपको पता चल जाता है कि आपके पास वो सारे के सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं या नहीं है जो आपको चाहिए बिजनेस करने के लिए। क्लियर है? तो एक बिजनेस आइडिया की वजह से आपको पूरा का पूरा चीज के बारे में नॉलेज हो जाता है। क्या आप ये बिजनेस कर पाओगे? क्या आपके पास रिसोर्सेस अवेलेबल है? क्या आपके बिजनेस के रास्ते में कुछ बाधाएं आने वाली है? सब कुछ आपको पता चल जाता है। क्लियर है? इसके बाद स्केलेबिलिटी। कभी कभी सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया हमें ग्रो करने में मदद करती है, हमें एक्सपांड करने में मदद करती है दोस्तों। स्केलेबिलिटी रेफर्स टू द पोटेंशियल फॉर द बिजनेस टू ग्रो एंड एक्सपांड। कभी कभी एक बिजनेस आइडिया के वजह से हम लोग ग्रो कर पाते हैं, हम लोग एक्सपांड कर पाते हैं, हम लोग आगे बढ़ पाते हैं। ठीक है, तो स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया। कभी कभी सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया की वजह से हम लोग प्रॉफिट भी कमाते हैं, पैसा कमाते हैं, पैसा कमाना जान जाते हैं। सिंपल सा बात है कि कैसे कैसे हम लोग प्रॉफिटेबल बने और कैसे हम अपना प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाए। आज अगर मेरे को 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो कैसे हम अपना प्रॉफिट को 200 रुपए में बढ़ा दे। यह हमें क्या बताता है? यह हमें कौन बताता है? बिजनेस आइडिया। आप अपने बिजनेस के बारे में सोचोगे, आप अपने बिजनेस के एक्सपांड करने के बारे में आइडिया सोचोगे, उसी से तो आप अपने प्रॉफिटेबिलिटी डिसाइड कर पाओगे। आप ये डिसाइड कर पाओगे किस तरह से जनरेटिंग, किस तरीके से हमें रेवेन्यू जनरेट करना है, किस तरीके से हमें प्रॉफिट जनरेट करना है। सिंपल सा बात है। ओके, समझ पा रहे हो ना तुम लोग? क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना भाई? क्लियर है ना भाई? चैट बॉक्स में लिखो क्लियर है ना सब कुछ। इसके बाद एक बिजनेस आइडिया की वजह से आप एक टारगेट मार्केट को पकड़ लेते हो कि हां ये है मेरा टारगेट मार्केट। जैसे 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 मैंने ना यूट्यूब जब खोला था, तो मैं स्टार्टिंग में ही सोच लिया था, मैं अपना आइडिया सोच लिया था कि मैं सबसे पहले भैया सेमेस्टर 1 पे ज्यादा फोकस करूंगा।
सेमेस्टर 1 पे ज्यादा फोकस करूंगा, और सेमेस्टर 1 पे ज्यादा फोकस करने की वजह से मेरा टारगेट मार्केट क्या बन गया, सेमेस्टर 1। आज सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे पास ही हैं और पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। आज सबसे ज्यादा स्टूडेंट सेमेस्टर 1 का हमने पकड़ के रखा है, हमारे पास है। तो यही है टारगेट मार्केट। मैं अपना बिजनेस आइडिया की वजह से मैं अपने टारगेट मार्केट को पकड़ के रख रहा हूं, ठीक है। इसके बाद बिजनेस आइडिया से ना हमें मतलब कि एडवांटेज मिलती है, एडवांटेज मिलती है। जैसे मान लो कि जियो को अगर एयरटेल से एडवांटेज चाहिए तो जियो को कुछ हटके सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ अलग सोचना पड़ेगा, कुछ हटके सोचना पड़ेगा, तभी तो वो एयरटेल को पछाड़ पाएगा, तभी तो वो एयरटेल को पीछे कर पाएगा। तो कभी कभी बिजनेस आइडिया की वजह से हमें कंपेटिटिव एडवांटेज भी मिलता है दोस्तों। हाँ दोस्तों, मैं सच बोल रहा हूं। कभी कभी बिजनेस आइडिया की वजह से हमें क्या मिलता है दोस्तों, कंपेटिटिव एडवांटेज भी मिलता है। क्लियर है? ओके। एंड देखिए, सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। बिजनेस आइडिया की वजह से हम अपने बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से, कोई रिसोर्सेस को बिना वेस्ट किए बहुत अच्छे तरीके से हम अपना बिजनेस को चला पाते हैं। हम देश के बारे में भी सोचते हैं, हम बिजनेस के बारे में भी सोचते हैं। हम ये सोचते हैं कि किस तरीके से प्रॉफिट कमाएं, किस तरीके से कुछ ऐसे तरीके से प्रॉफिट कमाए कि देश भी बचा रहे, देश के रिसोर्सेस भी बचा रहे और हमारा बिजनेस भी बना रहे। क्लियर है? तो सस्टेनेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस बोथ एनवायरमेंट के मतलब के बारे में भी सोचते हैं, इकोनॉमिकली के बारे में भी सोचते हैं। यानी अपने प्रॉफिट के बारे में भी सोचेंगे, अपने एनवायरमेंट के बारे में भी सोचेंगे, अपने रिसोर्सेस के बारे में भी सोचेंगे। सिंपल। एक सक्सेसफुल बिजनेस आइडिया हमें अडेप्टेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। अडेप्टेबिलिटी यानी कि बिजनेस में, बिजनेस एनवायरमेंट में अगर कुछ भी चेंज आया तो हम वो झट से अडेप्ट कर पाए, झट से उस चीज को अडेप्ट कर पाए। अडेप्टेबिलिटी भी लाता है। बिजनेस आइडिया की वजह से आप अडेप्ट भी कर सकते हो, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, अडेप्ट भी कर सकते हो। आप नया नया आइडियाज को अडेप्ट कर सकते हो, कुछ चेंजेस आए मार्केट में उसको अडेप्ट कर सकते हो। सिंपल। इसके बाद पैशन एंड कमिटमेंट। द पैशन एंड कमिटमेंट ऑफ द एंटरप्रेन्योर प्लेज ए क्रूशियल रोल। तो बिजनेस आइडिया का सबसे बेहतरीन, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर पैशन एंड कमिटमेंट। एक एम्प्लॉय, एक एंटरप्रेन्योर अगर पैशनेबल रहेगा, एक एंटरप्रेन्योर अपने काम के प्रति अगर कमिटेड रहेगा तो वो कुछ भी कर सकता है। वो अपने बिजनेस आइडिया को निखार सकता है, वो अपने बिजनेस आइडिया को बड़ा से बड़ा बिजनेस में तब्दील कर सकता है। सिंपल सा बात है, ठीक है। जो वो सोचा है वो करके रहेगा, जो वो सोचा है वो करके रहेगा उस केस में। आइए अभी नेक्स्ट बढ़ते हैं। डिफाइंड फिजिबिलिटी स्टडी। व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। यानी फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी क्या है और इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी क्या है, जरा समझो ध्यान से। फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है एनालाइज करना, अपने बिजनेस के बारे में एनालाइज करना। क्या हमारा बिजनेस प्रैक्टिकल है, क्या हमारा बिजनेस चल पाएगा, क्या हमारा बिजनेस में सारे के सारे रिसोर्सेस अवेलेबल हैं, जो टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेस चाहिए, जो लीगल रिसोर्सेस चाहिए, जो ऑपरेशनल रिसोर्सेस चाहिए। क्या हमारा रिसोर्सेस, क्या हमारा बिजनेस आइडिया, क्या हमारा बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकल है, क्या हम इसको लेके सीरियसली अपना बिजनेस कर सकते हैं। इन सब फैक्टर्स के बारे में सोचना, इसका मतलब फीजिबिलिटी स्टडी। जैसे आपको समझाए थे शॉर्ट एनालिसिस, आपको हम समझाए थे शॉर्ट एनालिसिस, समझ रहे हो ना। शॉर्ट एनालिसिस का मतलब है स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स चेक करना। उसी तरीके से फीजिबिलिटी स्टडी भी है कि जो मैंने बिजनेस आइडिया बनाया है, जो मैंने बिजनेस के बारे में सोचा है, क्या यह बिजनेस प्रैक्टिकल है, यह बिजनेस कितना प्रैक्टिकल है, ये बिजनेस में सारे के सारे रिसोर्सेस, सारी के सारी सुविधाएं हमें उपलब्ध मिलेगी या नहीं। इसके बारे में आप एनालाइज करते हो, एसेस करते हो, इसका मतलब फीजिबिलिटी स्टडी कर रहे हो। यानी वो बिजनेस आइडिया के बारे में आप स्टडी कर रहे हो। सिंपल। वो पर्टिकुलर बिजनेस आइडिया के बारे में आप एनालाइज कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो कि ये कितना प्रैक्टिकल है।
समझिए ध्यान से, फिजिबिलिटी स्टडी इज एन असेसमेंट, असेस कर रहे हो एंड एनालिसिस ऑफ द प्रैक्टिकेबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। जो आपने सोचा है, जो बिजनेस प्लान आपने सोचा है, जो प्लान आपने बनाया है, वो कितना प्रैक्टिकल है उसके बारे में आप एनालिसिस कर रहे हो, उसको क्या बोलते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी। बिजनेस आइडिया और वेंचर, इट इन्वॉल्व्स, जरा ध्यान दो दोस्तों, जरा ध्यान दो, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेरियस एस्पेक्ट सच एज इकोनॉमिक या टेक्निकल, लीगल, ऑपरेशनल, शेड्यूलिंग फैक्टर्स। हर एक फैक्टर से हम लोग सोचेंगे, क्या इकोनॉमिक फैक्टर से ये बिजनेस का सही है? क्या ये बिजनेस हमें प्रॉफिट कमा के देगा? क्या ये बिजनेस में हम टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या ये बिजनेस लीगल फैक्टर से सही रहेगा हमारे लिए? क्या ये बिजनेस को ऑपरेट किया जा सकता है? हर एक फैक्टर से हम लोग सोचेंगे कि क्या ये बिजनेस हमारे लिए फीजिबल है या नहीं है। क्योंकि हम सोचते तो बहुत कुछ है, हमारा दिमाग जो है वो नादान परिंदा है, हम लोग बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन हमें यह भी तो सोचना पड़ेगा कि ये बिजनेस प्रैक्टिकल है या नहीं है, ये बिजनेस हम एक्चुअली कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो इस स्टडी को बोला जाता है फीजिबिलिटी स्टडी। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। प्लीज 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 चैट बॉक्स में फीजिबिलिटी स्टडी का एक डेफिनेशन, एक मीनिंग लिख दो। फीजिबिलिटी स्टडी का एक मीनिंग लिख दो जल्दी। फीजिबिलिटी स्टडी का मीनिंग लिखिए जी, लिखिए जी, लिखिए जी, फटाफट से लिखिए, इसके बाद इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। तो फीजिबिलिटी स्टडी के बारे में अगर आपको पूछा तो सिंपल सा लिख देना ना, ए फीजिबिलिटी स्टडी इज एन असेसमेंट और एनालिसिस ऑफ द प्रैक्टिकेबिलिटी एंड वायबिलिटी ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। ये क्या है? असेसमेंट है और एनालिसिस है कि मेरा बिजनेस कितना प्रैक्टिकल है, मेरा बिजनेस कितना वायबिलिटी है। बिजनेस आइडिया और वेंचर, इट इन्वॉल्व्स इवैल्यूएटिंग वेरियस एस्पेक्ट्स सच एज इकोनॉमिक, टेक्निकल, गोल ओरिएंटेड, operational, legal, scheduling factors to determine the project is feasible or not। सारे के सारे फैक्टर से यहां पे चेक किए जाते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर से, टेक्निकल फैक्टर से, लीगल फैक्टर से, ऑपरेशनल फैक्टर से, शेड्यूलिंग फैक्टर से, क्या हमारा बिजनेस फिजिबल है या नहीं। सिंपल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फिजिबिलिटी स्टडी। आइए अभी आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। आइए, इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी, सबसे पहला पॉइंट पढ़िए। A company may conduct a feasibility study when it is considering launching a new business, adding a new product line or acquiring a rival। एक कंपनी feasibility study तब करेगा जब उसको कुछ नया प्रोडक्ट लाना होगा, जब उसको कुछ नया प्रोडक्ट लाना होगा या जब वो कंपटीटर से लड़ रहा होगा। एक कंपनी feasibility study तब करेगा जब उसको कुछ नया प्रोडक्ट लाना होगा या जब वो अपने कंपटीटर से लड़ रहा होगा, जब वो लड़ना चाह रहा होगा अपने कंपटीटर से। ठीक है, जैसे जियो को अगर मान लीजिए कभी लड़ना है एयरटेल से, तो वो क्या करेगा? फिजिबिलिटी स्टडी करेगा। वो पहले बिजनेस प्लान बनाएगा और उस बिजनेस प्लान का फिजिबिलिटी स्टडी करेगा और सोचेगा कि नहीं नहीं, ये बिजनेस तो हमको लाना ही है, बिकॉज एयरटेल को हमें पछाड़ना है कोई भी हालत में। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद सेकंड आइए, सेकंड क्या बोला है? ए फिजिबिलिटी स्टडी एक्सेसेस द पोटेंशियल फॉर सक्सेस ऑफ द प्रपोज्ड प्लान। फिजिबिलिटी स्टडी ये बताता है कि तुम्हारे बिजनेस प्लान में कितना दम है। आपके बिजनेस प्लान में मेरे दोस्तों, यस, आपके बिजनेस प्लान में आपने जो बुद्धि लगाया है, आपने जो बिजनेस आइडिया बनाया है, आपने जो प्लान बनाया है, उसमें कितना दम है और उसमें कितना खर्चा लगने वाला है और उसमें कितना बेनिफिट मिलने वाला है। फिजिबिलिटी स्टडी हमें क्या बताता है कि कितना दम है तेरे प्लान में। आज देखते हैं, सबसे पहले तो भैया कॉस्ट कितना लगने वाला है और उसका बेनिफिट क्या मिलने वाला है। सबसे पहले ये एनालाइज होता है कि खर्चा कितने लगने वाला है इसका और इसमें क्या क्या बेनिफिट हमें मिलेगा। सिंपल, इसीलिए करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। ठीक है, अपने वर्ड्स में बना बना के लिख देना। भाई तुमको इंग्लिश आता है ना, इंग्लिश आता है तो अपने वर्ड्स में तुम मतलब कि बना बना के लिख देना। एंड যদি তুমি বাংলা স্টুডেন্ট তো বাংলাতে লিখে দেবে না, ফিজিবিলিটি স্টাডি আমরা সাকসেসের জন্য করি। কি আমরা যে একটা প্ল্যান বানিয়েছি, আমরা যে বিজনেস প্ল্যান বানিয়েছি, আমাদের প্ল্যানটা কতটা সাকসেসফুল এটা দেখার জন্য করি। আমাদের খরচা কত পড়বে আর কি কি বেনিফিট পাবো
এটা দেখার জন্য আমরা ফিজিবিলিটি স্টাডি করি। এরকম ভাবে লিখে দেবে তোমরা, কোনো অসুবিধা নেই তো। आ जाओ वापस हिंदी। इट इज ए गुड आइडिया टू हैव ए कंटिजेंसी प्लान ऑन हैंड इन केस द ओरिजिनल प्रोजेक्ट इज फाउंड टू बी इनफिजिबल। तो फिजिबिलिटी स्टडी एक बहुत अच्छा आइडिया है कि आप एक दूसरा कुछ प्लान बना रहे हो, आप कुछ अलग प्लान बना रहे हो। अगर ओरिजिनल आइडिया फेल हो गया तो, अगर ओरिजिनल आइडिया फेल हो गया तो ये प्लान तो चलेगा ना भाई। इसीलिए आप क्या करते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी। तो ये 3 के 3 इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना जरूर, ठीक है। आइए अभी नेक्स्ट आइए। अभी नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। लेकिन सबसे पहले आप फिजिबिलिटी स्टडी का एक मीनिंग बताओगे अपने वर्ड में। फिजिबिलिटी स्टडी का जो लोग भी मीनिंग नहीं लिखे हुए हैं, प्लीज मीनिंग बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ फिजिबिलिटी स्टडी का मीनिंग क्या होता है। बताओ जी, बताओ बताओ बताओ, वेट कर रहा हूं तुम्हारे लिए, बताओ जल्दी बताओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी के कितने टाइप्स होते हैं, फिजिबिलिटी स्टडी के कितने टाइप्स होते हैं। अब देखिए, सबसे पहला टाइप होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। तो टेक्निकल फिजिबिलिटी हम लोग इसलिए करते हैं कि भाई हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस प्लान है, हमारे जो वर्किंग कंडीशन है, उसमें क्या टेक्निकल सुविधा मिलेगी कि नहीं, हमें उसमें टेक्निकल सुविधा मिलेगी कि नहीं, जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, अदर टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स का सुविधा हमें मिलेगी कि नहीं। जो हमने बिजनेस प्लान बनाया है उसमें क्या टेक्निकल रिसोर्सेस अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे, इसका अगर आप स्टडी करते हो तो इसे बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। फिजिबिलिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सुनो सुनो सुनो, फिजिबिलिटी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। अगर आप ये देखते हो कि हमने जो बिजनेस प्लान बनाया था उसमें जो प्लान बना हुआ है उसमें टेक्निकल रिसोर्सेस अवेलेबल रहेंगे या नहीं रहेंगे, उसका अगर आप एनालिसिस करते हो तो उसको बोलते हैं हम लोग टेक्निकल फिजिबिलिटी। आइए इसको पढ़ते हैं। द असेसमेंट फोकसेस ऑन टेक्निकल रिसोर्सेस अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कितना टेक्निकल रिसोर्सेस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रहेंगे, क्या हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी का यूज कर पाएंगे या नहीं, क्या हम इस बिजनेस आइडिया को मकसद दिलाने के लिए टेक्निकल रिसोर्सेस का यूज कर पाएंगे या नहीं, क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपेसिटी है कि वो टेक्निकल रिसोर्सेस को यूज कर पाए। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल फिजिबिलिटी। आप क्या लिखोगे, द असेसमेंट फोकसेस ऑन द टेक्निकल रिसोर्सेस अवेलेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। It helps organization determine whether the technical resources meet capacity or not। क्या हमारा ऑर्गेनाइजेशन टेक्निकल रिसोर्सेस को लेने के लिए कैपेबल है या नहीं है, ठीक है। और एक बात, ये टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब ये भी होता है कि हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, सब चीज को चेक करना, सब चीज को चेक करना कि सब चीज सही है कि नहीं है, कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन में जो हार्डवेयर लगने वाला है, सॉफ्टवेयर लगने वाला है, टेक्निकल रिक्वायरमेंट है, वो सब बराबर है या नहीं है। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा टेक्निकल फिजिबिलिटी। इसके बाद आता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी हमें यह बताता है कि हम जो बिजनेस प्लान बनाए हैं उसका खर्चा कितने लगने वाला है, उसका कॉस्ट कितना लगने वाला है और उसमें बेनिफिट कितना मिलेगा हमको। भैया खर्चा कितना लगने वाला है और उसका बेनिफिट क्या मिलेगा हमको। जैसे आप सेमेस्टर 2 में जाओगे, जब सेमेस्टर 2 में जाके जब आप ट्यूशन ज्वाइन करते हो तो आप क्या बोलते हो, आप ट्यूशन टीचर को क्या बोलते हो कि सर 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 फीस कितना लगने वाला है, वो बोलता है 5,000। उसके बाद पूछते हो इससे क्या बेनिफिट होगा मेरा, इससे मेरा क्या बेनिफिट होगा वो बता दो सर। मैं 5,000 तो आपको दे दूं लेकिन इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे तो कुछ बेनिफिट हमारा नहीं हो रहा है, सारा का सारा काम तो अभिषेक सर ही कर दे रहे हैं, तो आप पढ़ा क्यों रहे हो सर, आप पढ़ा क्यों रहे हो। 6 महीना तो आप जस्ट ऐसे करके पढ़ाते हो जैसे कुछ लगता ही नहीं है। मैं आपको अभी 5,000 क्या, मैं आपको अभी 15,000 दे दूंगा। आप पूछोगे मैं अभी आपको 5,000 क्या आपको 15,000 दे दूंगा, लेकिन आप बेनिफिट बता दो, क्या क्या बेनिफिट मिलेगा, आप हमारे लिए कितना मेहनत करोगे ये बता दो।
आप हमारे लिए कितने क्लासेस कंडक्ट करोगे, आप हमें कितने मैराथन्स प्रोवाइड करोगे, कितने वन शॉट प्रोवाइड करोगे, क्या क्या एग्जामिनेशन में हेल्प करोगे, बता दो एक बार। आपको 5 तो क्या 50 दे देंगे, आप पूछोगे ना। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमिक फिजिबिलिटी का मतलब होता है कि जो मैंने बिजनेस प्लान बनाया है, जो मैंने बिजनेस प्लान बनाया है, उसका कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, उसका खर्चा कितना पड़ने वाला है, और उससे हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, उसका फिजिबिलिटी चेक करने के लिए हम इकोनॉमिक फिजिबिलिटी चेक करते हैं। सिंपल, ठीक है, बहुत आसान है, अपने अपने वर्ड में बना बना के लिख देना। क्या दिक्कत है? नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, कुछ दिक्कत नहीं है, अपने वर्ड में बना बना के लिखना है, ठीक है। मार्केट फिजिबिलिटी, इसके बाद देखो मार्केट फिजिबिलिटी किसको बोलते हैं? मार्केट फिजिबिलिटी का मतलब है कि क्या हमारे प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड रहेगा, जो प्रोडक्ट हम लाएंगे, जो हम बिजनेस आइडिया सोचे हैं, जो सर्विसेज देंगे, जो प्रोडक्ट देंगे, क्या उस प्रोडक्ट का मार्केट में डिमांड रहेगा या नहीं। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मार्केट फिजिबिलिटी। सिंपल, मार्केट फिजिबिलिटी इज कंसर्न विद टू एस्पेक्ट, द एग्रीगेटेड डिमांड फॉर द प्रपोज्ड प्रोडक्ट एंड द मार्केट शेयर ऑफ द प्रोजेक्ट। सबसे पहले हम लोग ये तय करेंगे कि मार्केट फिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है। मार्केट फिजिबिलिटी का मतलब होता है जो प्रोडक्ट, जो गुड्स हम लोग मार्केट में ला रहे हैं, क्या उसका डिमांड रहेगा या नहीं रहेगा, और अगर रहेगा तो कितना रहेगा। मार्केट में हमारा पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना शेयर रहेगा, 10%, 20%, 30%। जैसे अभी जियो और एयरटेल का बात किया जाए तो टेलीकॉम इंडस्ट्री में जियो का शेयर है, जियो का मार्केट शेयर है 50% और एयरटेल का मार्केट शेयर है 40%। बाकी यहां पे 10% मान लो वी है या कोई अदर मतलब कि टेलीकॉम सेक्टर्स है। तो मार्केट फिजिबिलिटी का मतलब है कि जो प्रोडक्ट मैं लाने वाला हूं उसका डिमांड मार्केट में रहेगा या नहीं रहेगा। अगर रहेगा तो कितना परसेंट रहेगा, मार्केट शेयर हमारा कितना रहेगा। क्लियर है? आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आता है फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी मतलब ये बिजनेस प्लान जो बनाए हैं हमने, ये जो प्रपोज्ड प्रोजेक्ट जो बनाए हैं, बिजनेस प्लान जो बनाए हैं, उसके लिए खर्चा कितना पड़ेगा और उस खर्चा को मैं कहां कहां से लाऊं, कहां कहां से मांगू, कितना कितना खर्चा पड़ेगा। फाइनेंशियल फिजिबिलिटी इज नेसेसरी एज असर्टेन वेदर द प्रोजेक्ट, मतलब कि प्रपोज्ड प्रोजेक्ट इज फाइनेंशियली विजिबल। यानी अगर मान लो कि ये पर्टिकुलर बिजनेस करने के लिए मुझे 10 करोड़ लगेंगे, क्या ये बिजनेस मैं कर पाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मेरा बजट ही है 1 करोड़, मेरा बजट है 1 करोड़, लेकिन मुझे लग रहा है इसमें 10 करोड़, मुझे लग रहा है इसमें 10 करोड़, तो मैं ये बिजनेस कतई नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, ओके। इसके बाद आता है इकोलॉजिकल एनालिसिस। इकोलॉजिकल एनालिसिस, तो टुडे एनवायरमेंट कंसर्न assured great deal of significance and hence ecological analysis should be done। यानी हर हमेशा आजकल में ना इकोलॉजिकल एनालिसिस करना जरूरी है। इकोलॉजिकल एनालिसिस करना जरूरी है कि किस तरीके से हम अपना एनवायरमेंट को क्लीन रख सकते हैं, किस तरीके से कुछ ऐसे बिजनेस क्रिएट करें जिससे हमारा एनवायरमेंट गंदा ना हो, जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन कर सके, जिससे हम एनवायरमेंट को गंदगी ना करें, जिससे हमारे बिजनेस से एनवायरमेंट को कोई इफेक्ट ना पड़े। तो इकोलॉजिकल एनालिसिस भी आजकल करना पड़ता है हमें। ओके, तो ये सब एक बिजनेसमैन को एनालिसिस तो करना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। तो आप एक एक करके बताइए क्या क्या है, बताइए पॉइंट्स बताइए। आपको अगर पूछ लिया जाए टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी तो आप क्या क्या बताओगे, जल्दी बताओ। टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी एक एक करके बताओगे, जल्दी जल्दी बताओगे, जल्दी 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 बताओगे। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वो टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी, यानी कि फिजिबिलिटी को आप किस किस तरह से टेस्ट कर सकते हैं, किस किस एस्पेक्ट से आप फिजिबिलिटी को टेस्ट कर सकते हैं कि क्या आपका बिजनेस फिजिबल है या नहीं है, क्या आपका बिजनेस प्रैक्टिकल है या नहीं है, किस किस हिसाब से आप टेस्ट कर सकते हो उसको। सबसे पहले तो भैया आप टेक्निकल एस्पेक्ट से चेक करोगे उसको। सबसे पहले सुनो, सबसे पहले आप टेक्निकल एस्पेक्ट से उसको चेक करोगे कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बराबर है या नहीं, आपका टेक्नोलॉजी बराबर है या नहीं,
आपके पास एडिक्वेट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है या नहीं, आपको जो भी टेक्नोलॉजी लगेगी वो अवेलेबल है या नहीं, वो चेक करोगे आप पहले। इसे क्या बोलते हैं? टेक्निकल एस्पेक्ट। आप अपना टेक्निकल एक्सपर्टीज को चेक करोगे, क्या आपके पास स्किल्ड लेबर अवेलेबल है, क्या आपके पास स्किल्ड वर्कर अवेलेबल है जो एक्सपर्टीज दे सके, जो टेक्निकल डिपार्टमेंट को संभाल पाए। उस चीज के बारे में आप सोचोगे। सिर्फ बिजनेस प्लान बनाने से कुछ नहीं होता भाई, आपको सोचना पड़ता है। आप सोचोगे कि आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं, आपके पास वो एडिक्वेट टेक्नोलॉजी है या नहीं, आपके पास वो टेक्निकल एक्सपर्टीज है या नहीं, आपके पास वो लेबर स्किल्ड लेबर है या नहीं, वो सोचोगे। इसके बाद आप ये देखोगे कितना कंप्लायंस आपको करना पड़ेगा, आपको टेक्निकलिटी के लिए कितना कंप्लायंस आपको रेगुलरली करना पड़ेगा। ये सब क्या होता है? टेक्निकल एस्पेक्ट। अब आपको 3 पॉइंट में इसको नहीं लिखना है, आप अपने से बना बना के लिख सकते हो। इसको आप अपने से बना बना के लिख सकते हो। इसमें से अगर आप 2 पॉइंट भी लिख दिए ना, काम हो गया, बात खत्म, बात खत्म, सिंपल। तो इसे बोलते हैं टेक्निकल एस्पेक्ट, यानी फिजिबिलिटी आप किस किस हिसाब से टेस्ट कर सकते हो। सबसे पहले आप टेक्निकल एस्पेक्ट से चेक किए। अब आइए नेक्स्ट, अब आप कमर्शियल एस्पेक्ट से चेक करोगे। सबसे पहले आप मार्केट में जाओगे, मार्केट में जाके एनालाइज करोगे कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का डिमांड है या नहीं है, इस पर्टिकुलर पेन का डिमांड है या नहीं है, तभी मैं ये पेन बनाऊंगा। आप सबसे पहले मार्केट में जाओगे, एनालाइज करोगे इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कितना डिमांड है मार्केट में। अगर है तभी तो आप करोगे ना ये बिजनेस। आपके पास कितना कंपटीशन है, आपके पास कितना मार्केट शेयर होगा, आप इस सब चीज को एनालाइज करोगे सबसे पहले। इसको बोलते हैं कमर्शियल एस्पेक्ट से फिजिबिलिटी चेक करना। कमर्शियल एस्पेक्ट से फिजिबिलिटी चेक करना, ठीक है। इसके बाद आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाओगे। सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है। जाओगे तो भाई अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारोगे। सुनो ध्यान से, कमर्शियल एस्पेक्ट में आप मार्केटिंग स्ट्रैटेजी भी चेक करते हो। इवैल्यूएट द इफेक्टिवनेस ऑफ द प्रपोज्ड मार्केटिंग स्ट्रैटेजी एंड द अलाइनमेंट ऑफ द मार्केटिंग नीड्स। एंड इसके बाद सेल्स मतलब कि प्रोजेक्शंस भी करते हो कि भाई सेल कितना होगा, सेल कितना होगा, कितना नहीं होगा, ये भी आप देखते हो कमर्शियल एस्पेक्ट के द्वारा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद फाइनेंशियल एस्पेक्ट का आता है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट। इसके बाद क्या आता है? टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी में अब तीसरा एस्पेक्ट आता है फाइनेंशियल एस्पेक्ट। फाइनेंशियल एस्पेक्ट में आता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हमारा खर्चा कितना पड़ने वाला है और हमें बेनिफिट कितना मिलने वाला है उससे। हमारा खर्चा कितना पड़ने वाला है और हमें बेनिफिट कितना मिलने वाला है। जो हम बिजनेस प्लान बनाए हैं उस बिजनेस प्लान में हमारा खर्चा कितना पड़ने वाला है और हमें क्या क्या बेनिफिट होगा उससे, ये चेक करना। ये चेक करने का मतलब है फाइनेंशियल एस्पेक्ट से आप चेक कर रहे हो। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन से आप चेक करते हो। नॉर्मली फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कि कहां कहां से आपको रेवेन्यू मिलेगा, कैश फ्लो एनालिसिस, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इसको चेक करते हो तो आप ये समझ लो फाइनेंशियल प्रोजेक्शन कर रहे हो। और रिस्क मैनेजमेंट, किस तरीके से आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हो, किस तरीके से आप अपने रिस्क को कम से कम कर सकते हो। समझे मेरे प्यारे प्यारे दोस्त, समझे। और लास्ट है सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट मतलब आप एम्प्लॉयमेंट में क्या इंपैक्ट डालोगे, आप कितने लोगों को रोजगार देने वाले हो। आपने जो ये सुंदर सुंदर सा बिजनेस आइडिया बनाया है, आपने जो ये बिजनेस आइडिया बनाया है, इसके वजह से कितने लोगों को आप रोजगार देने वाले हो, इसको क्या बोलते हैं? इंपैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। आप कितने लोगों का भलाई करने वाले हो, सोशल वेलफेयर कितना करने वाले हो, आप कितना एनवायरनमेंट को सस्टेन करवाने वाले हो, आप कितना एनवायरनमेंट को मतलब कि सस्टेन करवाने वाले हो। इस सब चीजों के बारे में अगर आप सोचोगे तो ये है सोशियो इकोनॉमिक एस्पेक्ट। तो प्लीज आप टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी एक एक बार करके बता दो। आप टेस्ट ऑफ फिजिबिलिटी एक एक बार करके प्लीज 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 रिक्वेस्ट बता दो, एक एक पॉइंट करके बताओ। हर एक इंसान एक एक पॉइंट करके बताएगा ताकि उसको याद रह जाएगा, ताकि उसको याद रह जाएगा। यस दोस्तों, आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का क्या स्टेप्स रहता है, कैसे करते हैं फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी भैया आपने तो बता दिया कि बिजनेस प्लान के बाद
आप अगर एक बिजनेस आइडिया बनाते हो उसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी करना पड़ता है, लेकिन किस तरीके से किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी ये तो बताओ। ओके, आइए। द फर्स्ट स्टेप इन ए फिजिबिलिटी स्टडी इज टू कंडक्ट द प्राइमरी एनालिसिस। सबसे पहले आपको प्राइमरी एनालिसिस करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको प्राइमरी एनालाइज करना पड़ेगा कि सब कुछ सही सही है कि नहीं है, एंड क्रिएट द प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट। आप एक क्या कर दिए, मैंने एक हेयर सलून खोलने का वादा किया था, मैंने एक हेयर सलून खोला, तो सबसे पहले मैं क्या किया, सबसे पहले मैं एक प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट बनाया कि इस हेयर सलून खोलने में कितना कितना इनकम मेरे को जनरेट होगा, कितना इनकम मेरे को इस हेयर सलून खोलने से जनरेट होगा। सबसे पहले मैं प्राइमरी एनालाइज किया कि हाँ इस एरिया में खोलूंगा, ये छपड़ी छपड़ी जैसे बाल वाल बनवाऊंगा, सबको सात आसमान के रंग भर दूंगा बालों में। इस तरीके से मैंने एनालाइज किया, पूरा का पूरा मार्केट को छान मारा, हर एक छपरी से मिल गया मैं। और उसके बाद एनालाइज करने के बाद मैंने ये सोचा कि इनकम कितना होगा, तो एक एक जन से मैं ना भाई 500 करके लेने लगा, 500 करके लेने लगा। सोचो, ये 7 रंग भरने के लिए मैं 500 करके मतलब कि लेने लगा। और मेरा खर्चा कितना जाता था, अरे घर में ही पड़ा हुआ था रंग, घर में ही रंग पड़ा हुआ था, बस उसी रंग को हो दियो। ओके, तो फिजिबिलिटी स्टडी में क्या होता है, फिजिबिलिटी स्टडी में सबसे पहले आप प्राइमरी एनालिसिस करते हो, इसके बाद आप इनकम स्टेटमेंट बनाते हो कि कितना आपको इनकम होने वाला है इससे, कितना आपको इनकम होने वाला है इससे। इसके बाद आप मार्केट सर्वे करने जाते हो। ओके, फॉलोइंग बाय डूइंग मार्केट सर्वे एंड अकॉर्डिंगली प्लानिंग बिजनेस ऑपरेशंस। इसके बाद मार्केट सर्वे करने के बाद आप अपना बिजनेस ऑपरेशंस को करते हो, सिंपल सा बात है। और इसके बाद आप रिव्यू करते हो, एनालाइज करते हो डेटा को। इसके बाद आप एक बैलेंस शीट बनाते हो, और बैलेंस शीट बना के आप देखते हो कि भाई फायदा हुआ या नुकसान। रिव्यू करते हो, एनालाइज करते हो, क्या मैंने बिजनेस आइडिया जो बनाया था वो फीजिबल सच में निकला या नहीं निकला। तो फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब यही होता है। फीजिबिलिटी स्टडी का मतलब होता है प्राइमरी एनालिसिस सबसे पहले आप करते हो, प्राइमरी एनालिसिस करने के बाद आप एक इनकम स्टेटमेंट बनाते हो। इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट माने क्या भैया, इनकम स्टेटमेंट माने आप एक पेपर में लिखते हो कितना कितना पैसा आने वाला है, कितना कितना इनकम आने वाला है। आप करते होंगे ना बचपन में कि एक बिजनेस करेंगे, दिन का अगर मान लो 1000 रुपया बनेंगे तो महीने का 30,000 बन जाएंगे। वाह, इस तरीके से वो भी तो सोचता है, ठीक है, वो भी तो सोचता है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी स्टडी। इसके बाद बात करते हैं हु कंडक्ट्स द फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी कौन करता है, फिजिबिलिटी स्टडी याद रखिएगा हमेशा सीनियर मैनेजमेंट करता है। फिजिबिलिटी स्टडी एक ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर मैनेजमेंट करता है फिजिबिलिटी स्टडी। ओके, फिजिबिलिटी स्टडी कौन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर मैनेजमेंट करता है फिजिबिलिटी स्टडी। अब बात करेंगे व्हाट आर द 5 टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी। फिजिबिलिटी स्टडी का 5 टाइप्स क्या है। सबसे पहले है शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी, इसके बाद ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, इसके बाद लीगल फिजिबिलिटी, इकोनॉमिक फिजिबिलिटी एंड टेक्निकल फिजिबिलिटी। क्या क्या है बताइए, 5 टाइप्स बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। फिजिबिलिटी स्टडी का 5 टाइप बताइए जी, जल्दी बताइए। एक होता है शेड्यूलिंग फिजिबिलिटी, एक होता है ऑपरेशनल फिजिबिलिटी, एक होता है लीगल फिजिबिलिटी, एक होता है इकोनॉमिक फिजिबिलिटी, एक होता है टेक्निकल फिजिबिलिटी। सिंपल सिंपल जी, सिंपल। अब बात करेंगे व्हाई इज फिजिबिलिटी स्टडी इंपॉर्टेंट। ये सब आ सकता है, 2-2 मार्क्स में आ सकता है ये सब। ए फिजिबिलिटी स्टडी हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल मार्केट लॉजिस्टिकल चैलेंजेस ऑफ द प्रपोज्ड प्रोजेक्ट। फिजिबिलिटी स्टडी आपको प्रैक्टिकल है या नहीं है, आपका बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं है, मार्केट को समझने में, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को समझने में, जो चैलेंजेस जो प्रॉब्लम्स आपको आने वाले हैं वो समझने में हेल्प करता है। फिजिबिलिटी स्टडी आपको यह बताता है कि इस चीज में आपका कितना खर्चा पड़ने वाला है और आपको कितना रिटर्न मिलेगा। इस बिजनेस को करने में आपको कितना खर्चा पड़ने वाला है और इसमें आपको कितना रिटर्न मिलेगा, ठीक है। तो फिजिबिलिटी स्टडी का बहुत फायदा है। सबसे पहले फिजिबिलिटी स्टडी मार्केटिंग रिसर्च में लगता है। जो जो चैलेंजेस आप फेस करने वाले हो वो चैलेंजेस को पहले से जान लो,
इसके बाद फिजिबिलिटी स्टडी ये भी बताता है कि आप अगर ये बिजनेस करने वाले हो, जैसे मैं अगर कोचिंग वाला बिजनेस करने वाला हूं, तो मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि कॉस्ट कितना पड़ेगा, मेरा खर्चा कितना पड़ेगा रे मेरा। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि बेनिफिट कितना होगा, उसके बाद मैं ये देखूंगा कि बेनिफिट कितना होगा। इसीलिए फिजिबिलिटी स्टडी इंपॉर्टेंट है इन सब चीजों के लिए। ओके, अब पढ़ेंगे फिजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान में डिफरेंस क्या है। क्या है डिफरेंस, फिजिबिलिटी स्टडी क्या है और बिजनेस प्लान क्या है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 5 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा। सुनो 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 सुनो, ए फिजिबिलिटी स्टडी is a document that assesses the feasibility of a proposed business। feasibility study एक डॉक्यूमेंट रहता है जो एक बिजनेस का feasibility तय करता है कि ये बिजनेस क्या कितना प्रैक्टिकल है, ये बिजनेस का खर्चा कितना पड़ने वाला है, ये बिजनेस में हमें क्या बेनिफिट हो सकता है, ये बिजनेस में मेरा कंपटीशन किसके साथ होगा, ये बिजनेस में कितना रिस्क है, ये बिजनेस में कितना रिवॉर्ड्स है। एक फिजिबिलिटी स्टडी एक डॉक्यूमेंट रहता है जिसमें हम पूरा का पूरा एनालाइज करते हैं कि ये जो बिजनेस आइडिया मैंने सोचा है, ये बिजनेस आइडिया मेरे लिए कितना सही है। ओके, और ऑन द अदर हैंड बिजनेस प्लान क्या रहता है, बिजनेस प्लान एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट रहता है। बिजनेस प्लान मेरे दोस्त, मेरे प्यारे प्यारे बंधुओं, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले रसगुल्ली, सुनो, बिजनेस प्लान क्या रहता है, एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट रहता है जहां पे पूरा का पूरा बिजनेस का गोल्स वगैरह, स्ट्रैटेजीज, मिशन, विजन सब कुछ लिखा रहता है कि कौन सा प्रोडक्ट हम लोग बेचेंगे, कौन सा सर्विसेज हम लोग देंगे, कहां से फाइनेंस लाएंगे, कौन सा हमारा गोल रहेगा, क्या हमारा मिशन रहेगा, क्या हमारा विजन रहेगा, पूरा एकदम डिटेल्ड में महाभारत लिखा रहता है पूरा। बिजनेस प्लान का मतलब है महाभारत, फिजिबिलिटी स्टडी का मतलब है जस्ट ये 2-4 पेजेस में हम लोग अपना फिजिबिलिटी स्टडी कर लेंगे, ओवरव्यू कर लेंगे कि कैसा रहेगा ये प्लान, कैसा नहीं है ये प्लान। क्लियर है? लेकिन बिजनेस प्लान इज ए डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। प्लीज आप लोग बिजनेस प्लान का भी डेफिनेशन बताइए, फिजिबिलिटी स्टडी का भी डेफिनेशन बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए जी। फिजिबिलिटी स्टडी का भी डेफिनेशन बताएंगे और बिजनेस प्लान का भी डेफिनेशन बताएंगे, जल्दी जल्दी बताइए। तो आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इनोवेशन लाइफ साइकिल क्या होता है। अब हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे, इनोवेशन लाइफ साइकिल क्या होता है। तो जरा ध्यान दे दो, जरा ध्यान दे दो जी, जरा ध्यान दे दो, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। द इनोवेशन लाइफ साइकिल आउटलाइंस द टिपिकल स्टेजेस एंड इनोवेशन गोज थ्रू द इनिशियल आइडिया जनरेशन टू डेवलपमेंट। यानी मैंने एक आइडिया जनरेट किया कि मैं एक चाय टपरी खोलूंगा। सुनो सुनो सुनो, मैंने एक आइडिया जनरेट किया कि मैं एक चाय टपरी खोलूंगा। उस चाय टपरी में बिस्किट्स, उस चाय टपरी में चाय, बिस्किट्स, कॉफी वगैरह सब कुछ रहेंगे। जो भी मैं कर सकता हूं वो सारे के सारे चीज उसमें रहेंगे। मैंने जस्ट सोचा, उसके बाद मेरे को इंप्लीमेंट करने में 2 महीना 3 महीना लग गया। उसके बाद मेरे को बेचने में 6 महीना लग गया। यानी कि मैं 6 महीना पहले एक चाय टपरी खोलने के बारे में सोचा, उसका स्टॉल लगाने में मुझे 2-3 महीना लग गया, और मुझे सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन करने में, मुझे वो चाय बेचने में, मुझे वो बिस्किट्स बेचने में मुझे 6 महीना लग गए दोस्तों, 6 महीने। तो जब से मैंने आइडिया सोचने से लेके सेल तक, जब से मैंने आइडिया सोचा और जब मैंने इंप्लीमेंट किया भाई, तब तक का लाइफ को बोलते हैं इनोवेशन लाइफ साइकिल। ठीक है, समझे? वो चाय टपरी को मैंने कैसे अडेप्ट किया, इंप्लीमेंट किया, मतलब कि इवेल्युएट किया, सब कुछ सब कुछ। सबसे पहले तो भाई मैंने चाय टपरी के बारे में सोचा कि एक चाय टपरी खोलूंगा। उसके बाद मैंने ये सोचा कि बिस्किट्स भी बेचूंगा वहां पे। उसके बाद मैंने ये सोचा कि बहुत डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के चाय भी बेचूंगा, कॉफी भी बेचूंगा, कैपेचिनो भी बेचूंगा, सब कुछ बेचूंगा, सब कुछ। उसके बाद मैंने सोचा कि मैगी भी बेचूंगा, बर्गर भी बेचूंगा, पिज्जा भी बेचूंगा। उसके बाद मैंने सोचा कि कोल्ड ड्रिंक भी बेचूंगा। सिर्फ सोचा, इसको एक्चुअल में लाने के लिए मुझे 2 महीने लग गए। 2 महीने के बाद मेरा पूरा वो टपरी मतलब कि तैयार हो गया।
चाय टपरी तैयार हो गया एकदम अच्छा से। इसके बाद 6 महीना, जब 6 महीना हुआ तब मैं वो दुकान में जाके सेल कर पाया, और तब मैं वो दुकान में जाके सेल करके अपने आप को मतलब कि कस्टमर को बेच पाया। सिंपल। तो जब से मैं इनिशियल आइडिया सोच रहा हूं और जब तक मैं सेल नहीं कर दिया तब तक उसको बोलेंगे इनोवेशन लाइफ साइकिल। इनोवेशन लाइफ साइकिल किसको बोलेंगे? इनिशियल आइडिया जब से मैंने सोचा था और जब मैं उसको अडॉप्ट कर दूं, वो पूरा का पूरा पीरियड को बोलेंगे इनोवेशन लाइफ साइकिल। तो इनोवेशन लाइफ साइकिल का मतलब होता है जनरेशन टू डेवलपमेंट। आइडिया पहले जनरेट किया, जनरेशन से डेवलपमेंट तक जो भी हुए उसको मैं क्या बोलूंगा? इनोवेशन लाइफ साइकिल। उसको मैं बोलूंगा इनोवेशन लाइफ साइकिल। दोस्तों, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट को मतलब कि जनरेट किया, उसके बाद उसको डेवलप किया, उसके बाद उसको इंप्लीमेंट किया, इवेल्युएट किया और एडॉप्ट किया। सोचने से लेके बेचने तक जो लाइफ साइकिल गया है उसको क्या बोलेंगे? इनोवेशन लाइफ साइकिल। इनोवेशन लाइफ साइकिल, इनोवेशन लाइफ साइकिल। सिंपल। अब पढ़ते हैं इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल क्या होता है। इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल क्या होता है, जरा ध्यान दीजिए। इनोवेशन लाइफ साइकिल का मतलब क्या होता था? इनोवेशन लाइफ साइकिल का मतलब था कि जनरेट कर रहे हैं, अपना आइडिया सोच रहे हैं, और जब तक उसको बेच नहीं देते तब तक वो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल कहलाएगा इनोवेशन लाइफ साइकिल। सिंपल। अब बात करेंगे इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल किसको बोलते हैं। ध्यान दीजिए, इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल क्या होता है इसके बारे में अब बात करेंगे। सुनिए 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 ध्यान से। चैट बॉक्स में कोई बकैती नहीं करेगा फालतू का, ठीक है? चैट बॉक्स में कोई बकैती नहीं करेगा फालतू का, रोस्ट कर देंगे। सुनो ध्यान से। इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल, द इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन। इसका मतलब यह है कि आप कुछ नया जनरेट किए, उसे अडॉप्ट करने में एक पॉपुलेशन को कितना टाइम लगेगा। जब कोविड हुआ था, कोविड का वैक्सीन निकला था, कोविड का वैक्सीन निकला था। बहुत लोग ना, आप देखे होंगे कि पहले स्टेजेस में ना बहुत लोग वैक्सीन नहीं ले रहा था। बहुत लोग बोल रहा था कि पहले लोगों को लेने दो, उसके बाद हम लेंगे। इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल का मतलब होता है अगर कुछ नया आता है तो सबसे पहले कौन उसको यूज करेगा, उसके बाद उसको कौन यूज करेगा, उसके बाद उसको कौन यूज करेगा, उसके बाद उसको कौन यूज करेगा। तो द इनोवेशन एडॉप्शन लाइफ साइकिल ऑल्सो नोन एज डिफ्यूजन ऑफ इनोवेशन इज a मॉडल दैट डिस्क्राइब्स हाउ ए न्यू आइडिया, किस तरीके से एक न्यू आइडिया, किस तरीके से एक न्यू प्रोडक्ट, किस तरीके से एक न्यू टेक्नोलॉजी पॉपुलेशन को मतलब कि डिस्ट्रीब्यूट होता है, अडॉप्ट करता है। किस तरीके से एक न्यू आइडिया पॉपुलेशन उसको अपनाता है। बहुत सारे स्टेजेस में बटे हुए हैं, ठीक है? इनोवेशन अडॉप्शन लाइफ साइकिल ना बहुत सारे स्टेजेस में बटे हुए हैं। सबसे पहला स्टेजेस आता है इनोवेटर्स। सबसे पहला स्टेज क्या आता है? इनोवेटर्स। तो इनोवेटर्स एक फर्स्ट इंडिविजुअल है, ऑर्गेनाइजेशन है टू अडॉप्ट ए न्यू इन्वेंशन। इनोवेटर्स सबसे पहले उसको यूज करता है, जो उसको बनाएगा, जो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बनाएगा। मान लीजिए ये पेन को मैंने सबसे पहले बनाया, तो सबसे पहले यूज कौन करेगा? मैं ही यूज करूंगा ना जी। तो इनोवेटर सबसे पहले रिस्क लेता है, सबसे पहला इंडिविजुअल रहता है जो इस प्रोडक्ट को बनाता है, इस प्रोडक्ट को यूज करता है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इनोवेटर्स। जैसे कोविड का वैक्सीन सबसे पहले इनोवेटर बनाया होगा, उसको यूज करके, उसको टेस्ट करके देखा होगा, रिस्क लिया होगा। क्लियर है? इनोवेटर्स जब उसको यूज कर लेते हैं तब अर्ली अडॉप्टर्स आते हैं। अर्ली अडॉप्टर्स, आपको याद होगा कोविड का वैक्सीन सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को पड़ा था। बहुत अर्ली अडॉप्टर थे वो। योगी जी, मोदी जी, या तो कोई भी मुख्यमंत्री है मतलब कि प्रधानमंत्री है, उन लोगों को सबसे पहले दिया गया था। अर्ली अडॉप्टर उनको ही बोला जाता है, ठीक है? अर्ली अडॉप्टर मतलब वो वैक्सीन सबसे पहले किसको पड़ा था, सबसे पहले कौन से जनता ने इनको यूज किया था। सिंपल। तो अर्ली अडॉप्टर आर द नेक्स्ट ग्रुप टू मतलब कि एम्ब्रेस एन इनोवेशन। इनोवेशन को एम्ब्रेस करने के लिए वो नेक्स्ट ग्रुप रहते हैं। इसके बाद क्या आते हैं? अर्ली अडॉप्टर। इसके बाद आता है अर्ली मेजोरिटी। इसके बाद धीरे धीरे आदमी लोग भी आने लगे, धीरे धीरे इंडिया के जनता लोग भी आने लगे और वैक्सीन को लेने लगे, ठीक है? इंडिया के जनता भी आने लगे और वैक्सीन को लेने लगे।
इसको क्या बोलोगे आप? अर्ली मेजोरिटी। अर्ली मेजोरिटी, तो अर्ली मेजोरिटी आप किसको बोल सकते हो? द अर्ली मेजोरिटी रिप्रेजेंट द ट्रिपलिंग पॉइंट इन द एडॉप्शन प्रोसेस। ठीक है, जब नरेंद्र मोदी, जब योगी आदित्यनाथ, या जब बहुत सारे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को देखे इन्होंने, तब इन्होंने सोचा कि अरे प्रधानमंत्री ले रहा है, मुख्यमंत्री लोग ले रहा है, तो ये लोग जिंदा है तो हम भी जिंदा ही रहेगा, सिंपल सा बात है, हमको भी कुछ नहीं होगा। तो इसके बाद आया अर्ली मेजोरिटी। इसके बाद जनता को पड़ा, वो वही वही वैक्सीन जनता को पड़ा, कितना लाइन लगा रहता था देखते थे। इसके बाद आता है लेट मेजोरिटी। जब अर्ली मेजोरिटी ले लेता है तब लेट मेजोरिटी आता है। लेट मेजोरिटी वो इनोवेशन का फायदा उठाता है। द लेट मेजोरिटी इज मोर स्पेक्टिकल्स and tends to adopt innovation only after they have been widely accepted by the majority। लेट मेजोरिटी को ना भाई, मतलब कि डर लग रहा था, बहुत लोगों को डर लग रहा था कि पहले भाई बहुत लोगों को लेने दो, इसके बाद हम लोग लेंगे, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, सबको पहले लेने दो, अच्छा खासा इंसान को पहले लेने दो, इसके बाद हम वैक्सीन लेंगे, हमको वैक्सीन से बहुत डर लगता है। तो इसके बाद क्या आया था? लेट मेजोरिटी। ठीक है, इसके बाद लेट मेजोरिटी जब ले लेता है, इसके बाद आता है लेगार्ड्स। लेगार्ड्स मतलब जो आलसी इंसान है, वैक्सीन लेना है बाद में लेंगे, सबसे लास्ट में लेंगे, जिनका आदत होता है एकदम लास्ट में जाने का, जिनको मजबूरन लेना पड़ा, जिनको लगा कि अब तो पूरा का पूरा पॉपुलेशन ले चुका है, सिर्फ हम ही नहीं लिए हुए हैं, कहीं हमको ना कोविड हो जाए, कहीं हमको ना कोविड हो जाए, जिनको मजबूरी में लेना पड़ता है, इसको क्या बोलते हैं? लेगार्ड। The legal are the last to adopt an innovation। आइए वापस से इसको समझा देते हैं, सुनिए 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 सुनिए। कोविड वैक्सीन का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। इनोवेशन अडॉप्शन लाइफ साइकिल का मतलब होता है कि किस तरीके से एक पॉपुलेशन एक प्रोडक्ट को, एक सर्विसेज को एक्सेप्ट करता है, किस तरीके से एक पॉपुलेशन एक प्रोडक्ट को, एक सर्विसेज को एक्सेप्ट करता है। ओके, सबसे पहला आता है, सबसे पहला स्टेज आता है क्या? इनोवेटर्स। चैट बॉक्स में बोलो सबसे पहला स्टेप क्या आता है? इनोवेटर्स। इनोवेटर वो इंडिविजुअल है जो वो चीज को बनाता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कोविड वैक्सीन का, तो जो साइंटिस्ट कोविड वैक्सीन बनाए होंगे, जो डॉक्टर साइंटिस्ट मिलके कोविड वैक्सीन बनाए होंगे, सबसे पहला यूज वही किए होंगे, सबसे पहला यूज वही किए होंगे, सबसे पहला रिस्क वही लिए होंगे। इसके बाद आता है अर्ली अडेप्टर्स। अर्ली अडेप्टर्स मतलब क्या होता है? जिन पे फर्स्ट ट्राई किया जाएगा, जो नेक्स्ट ग्रुप रहेंगे उनके, इनोवेटर्स के नेक्स्ट ग्रुप, इनोवेटर्स के बाद जिनको मौका मिलेगा, आइए वैक्सीन लगा के जाइए। अर्ली अडॉप्टर्स में जरा सोच के देखो, नरेंद्र मोदी लिए थे, बहुत सारे के सारे राज्य के मुख्यमंत्री लिए थे। ठीक है, वो क्या थे? वो थे अर्ली अडॉप्टर्स। वो कौन थे? वो थे अर्ली अडॉप्टर्स। अगर अर्ली अडॉप्टर्स नहीं आते ना, तो सब पूरा का पूरा देश का जनता को विश्वास भी नहीं होता। पूरा का पूरा देश का जनता वैक्सीन को झूठ बोलते कि झूठ है वैक्सीन, फॉल्स है वैक्सीन। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को लेना पड़ा, तो प्रधानमंत्री कौन हुए? अर्ली अडॉप्टर्स। इसके बाद आ गए अर्ली मेजोरिटी। इसके बाद धीरे धीरे करके मतलब कि जनता लोग भी लेने लगे। इसके बाद लेट मेजोरिटी को लगा कि सबसे पहले सब उन लोगों को लेने दो। लेट मेजोरिटी वो इंसान है जो इंतजार करते रहते हैं कि सबसे पहले सबको लेने दो, कुछ अच्छा खासा अमाउंट ऑफ लोग को लेने दो वैक्सीन, इसके बाद हम लेंगे, हमको डर लगता है। और इसके बाद आता है लेगार्ड्स। लेगार्ड्स तो आलसी इंसान रहता है, लेगार्ड्स तो भैया आलसी इंसान रहता है। ओके, ये एकदम लास्ट का वेट करता है, ये एकदम मजबूरी में लेता है। स्मार्टफोन का भी एग्जांपल आप ले सकते हो, स्मार्टफोन भी कुछ ऐसे ही हुआ था। ठीक है, स्मार्टफोन का भी एग्जांपल आप इसमें जोड़ सकते हो, लेकिन मैंने आपको कोविड वैक्सीन का एग्जांपल दिया। इनोवेशन का मतलब आपको ऑलरेडी समझा चुके थे। इनोवेशन का मतलब क्या होता है? इंट्रोड्यूसिंग न्यू आइडियाज, मेथड्स, प्रोडक्ट। मैं अपने दिमाग से कुछ न्यू स्किल्स ला रहा हूं, न्यू आइडियाज ला रहा हूं, न्यू मेथड्स ला रहा हूं, न्यू प्रोडक्ट ला रहा हूं, न्यू सर्विसेज ला रहा हूं, उससे मैं क्या बोलूंगा? इनोवेशन। मैं कुछ नया यूनिक करने जा रहा हूं, मैं इस देश को बदलने चला हूं, मैं कुछ ऐसे प्रोडक्ट लाने वाला हूं जो आज तक किसी ने नहीं लाया, तो उसे मैं क्या बोलूंगा? इनोवेशन। ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में हम कवर करा दिए, ऑलरेडी यूनिट नंबर 1 में हम कवर करा दिए हैं। सिंपल सा बात है, इनोवेशन। इनोवेशन मतलब न्यू आइडियाज, न्यू मेथड्स, न्यू प्रोडक्ट लाना, सिंपल, जिसे आज तक कोई नहीं लाया है। इसके बाद क्रिएटिव भी समझा दिए हैं। क्रिएटिव मतलब
जनरेट करना, अपने दिमाग से बुद्धि निकालना, जनरेट करना, डेवलप करना, कम्युनिकेट करना न्यू आइडिया। अरे भैया जनरेटिंग न्यू आइडियाज इसका मतलब क्या होता है? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी का मतलब क्या होता है? आप अगर अपने दिमाग से नए आइडिया को जनरेट कर रहे हो मेरे दोस्त, नया कुछ प्रॉब्लम निकाल रहे हो और उसका सोल्यूशन खोज रहे हो, उसे क्या बोलते हैं? क्रिएटिव प्रोसेस। उसे क्या बोलते हैं? क्रिएटिव प्रोसेस। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? क्रिएटिव प्रोसेस। ओके, 2 मिनट का ब्रेक ले लो आप लोग, 2 मिनट का ब्रेक ले लो, लेकिन 2 मिनट के बाद ही वापस से लौटेंगे, इसीलिए इस लाइव स्ट्रीम में ही रहो, कहीं जाना नहीं पड़ेगा। 2 मिनट सांस ले लो, अच्छे से पानी वानी पीना है तो पी लो आराम से। 2 मिनट के बाद चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, 4 पेज बचा हुआ है, बस 10-15 मिनट का खेला बचा हुआ है। आइए 2 मिनट के बाद और चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। आइए, हो गया ब्रेक, ब्रेक टाइम ओवर। फटाफट से आइए, जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए। अब बस 10-15 मिनट का खेला बचा हुआ है, जल्दी जल्दी से आओ, देखो, और बस हो गया, बात खत्म। ईडी वन शॉट खत्म। कल आ जाना 5 बजे, 21 अप्रैल भैया, 5 बजे आ जाना। 2 घंटे का क्लास करवाऊंगा, पूरा का पूरा ईडी छपा। ठीक है, चलिए। बिजनेस प्लान एंड इट इंपॉर्टेंस। अब पढ़ेंगे बिजनेस प्लान क्या होता है। बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस प्लान क्या होता है? बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्लान अलग अलग होता है मेरे दोस्त। बिजनेस आइडिया का मतलब है जस्ट आपको एक आइडिया आया बिजनेस करने का, लेकिन बिजनेस प्लान मतलब एक डॉक्यूमेंट रहता है जहां पे आप गोल, स्ट्रैटेजीज, ऑपरेशनल डिटेल्स बनाते हो। आप एक कागज के टुकड़े में अपने बिजनेस के गोल्स, स्ट्रैटेजीज और भी बहुत सारे डिटेल्स बनाते हो, लिखते हो, उसको बोलते हैं बिजनेस प्लान। प्लान कर रहे हो आप अपने बिजनेस के लिए। बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्लान में बहुत फर्क है। बिजनेस आइडिया का मतलब है आपने बस दिमाग से सोचा कि आपको क्या बिजनेस करना है, लेकिन आपको प्लानिंग भी तो करना पड़ेगा ना भाई। बिजनेस प्लान एक रोड मैप रहता है एंटरप्रेन्योर के लिए। क्या रहता है? रोड मैप। एक एंटरप्रेन्योर के लिए बिजनेस प्लान रोड मैप रहता है। तो ए बिजनेस प्लान इज ए कंप्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट, आउटलाइंस द गोल्स, स्ट्रैटेजीज, ऑपरेशनल डिटेल्स ऑफ द बिजनेस। एक बिजनेस प्लान में गोल्स रहता है, स्ट्रैटेजी रहता है, ऑपरेशनल डिटेल्स रहता है। मान लीजिए हमको ये हेयर सलून खोलना है, तो मेरा गोल रहेगा ना भाई, सबसे पहले मैं लिखूंगा एक कागज में कि हमें किसका बाल काटना है, हमें छपरी लोग का बाल काटना है। तो लिखूंगा एक कागज में
इसके बाद हमें कौन कौन से कलर करने पड़ेंगे, वो 7 कलर के नाम लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मेरा स्ट्रैटेजी लिखूंगा, मेरा क्या प्राइसिंग रहने वाला है, मैं 500 रुपए करके चार्ज करूंगा तो 500 रुपए यहां पे लिखूंगा। मैं और भी सारे के सारे डिटेल्स लिखूंगा, जितना भी डिटेल्स मेरे से बन पाएगा मैं लिखूंगा। मैं कितने स्टाफ को हायर करूंगा, मैं कहां कहां अपना आउटलेट्स खोलूंगा, सब चीज एक कागज के टुकड़े में मैं लिखूंगा, उसको मैं बोलूंगा बिजनेस प्लान। सब चीज मैं एक कागज के टुकड़े में लिखूंगा, पूरा का पूरा गोल, स्ट्रैटेजीज, ऑपरेशनल डिटेल सब कुछ मैं लिख दूंगा, उसको मैं क्या बोलूंगा बेटा, और बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान, ठीक है। A business plan is a comprehensive document that outlines the goals, strategy, operational details of a business. Simple, simple तो है, एग्जामिनेशन में आप लिख देना ना। A business plan is a comprehensive document that outlines the goals, strategies, operational details of a business. It serves as a roadmap for entrepreneur. Entrepreneur के लिए एक रोड मैप है, ये एक रोड मैप है, एक रास्ता ये है कि कैसे क्या करना है। सिंपल सी बात है। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान। सुनिए सुनिए सुनिए, अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस प्लान, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेज मनी फॉर बिजनेस। आप अगर अपना बिजनेस प्लान बनाते हो ना, तो आप मनी रेज कर पाओगे, आप मनी को रेज कर पाओगे। पोटेंशियल इन्वेस्टर और टेंडर्स वांट ए रिटन बिजनेस प्लान। एक इन्वेस्टर आपसे बोलेगा आपका बिजनेस प्लान क्या है। शार्क टैंक में आप कभी गए तो शार्क टैंक में आपसे पूछा जाएगा कि बिजनेस प्लान क्या है तुम्हारा, दिखाओ तुम्हारा बिजनेस प्लान क्या है। आप पे तभी इन्वेस्ट किया जाएगा, आपके कंपनी पे तभी इन्वेस्ट किया जाएगा मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। तो सबसे पहले बिजनेस प्लान हेल्प करता है रेज मनी फॉर बिजनेस। इसके बाद टू मेक साउंड डिसीजन, एक ठीक ठाक डिसीजन लेने के लिए, एक अच्छा खासा डिसीजन लेने के लिए आपके पास होना चाहिए बिजनेस प्लान। एक अच्छा खासा ठीक ठाक डिसीजन लेने के लिए, फैसला लेने के लिए आपके पास होना चाहिए क्या, बिजनेस प्लान। आपको मान लीजिए बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाना है, आपको मान लीजिए बिजनेस आइडिया बनाना है, तो आप अगर कुछ फैसला लेने चाहते हो, आप अगर कुछ प्लान करना चाहते हो, तो आपके पास बिजनेस प्लान होना चाहिए दोस्त। इसके बाद टू हेल्प यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल वीकनेस, आपका वीकनेस को जानने के लिए, आपकी कमजोरी को जानने के लिए आपके पास रहना चाहिए बिजनेस प्लान। आपकी क्या कमजोरी है, उस कमजोरी को जानने के लिए, उस कमजोरी को परखने के लिए, उस कमजोरी को सुधारने के लिए आपके पास होनी चाहिए बिजनेस प्लान, जिससे आप अपना वीकनेस सुधार सको, जिससे आप अपना वीकनेस ठीक कर सको। सिंपल, ठीक है। इसके बाद ये टू कम्युनिकेट योर आइडियाज विद द स्टेक होल्डर। अगर आप अपने स्टेक होल्डर, यानी स्टेक होल्डर कौन कौन हुए, सप्लायर, एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉइज, अगर आप इनसे कम्युनिकेट करना चाहते हो, बात करना चाहते हो, तो आपके पास एक बिजनेस प्लान होना चाहिए ना दोस्त। आपके पास एक बिजनेस प्लान तो होना चाहिए ना दोस्त। तो अगर आप आइडियाज अपने स्टेक होल्डर को बताना चाहते हो, तो आपको बिजनेस प्लान दिखाना पड़ेगा। सिंपल, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत अच्छे से मैं समझाया हूं, डिटेल्ड मैनर में समझाया हूं। इतना डिटेल कोई नहीं समझाता है, सीरियसली। क्लियर है ना सब कुछ भाई? आप लोगों को क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? बताओ बताओ, एक बार बताओ, क्लियर हो रहा है ना सब कुछ? चलिए आगे देखते हैं। फीजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान आपको ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, डिफरेंस। इसको पढ़ लीजिएगा घर में, वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस फॉर्म में लिखिएगा, चार्ट फॉर्म में लिखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा घर में। ऑलरेडी आपको पढ़ा चुके हैं, ऑलरेडी आपको फिजिबिलिटी स्टडी और बिजनेस प्लान हम आगे ही पढ़ा चुके हैं ना, अभी अभी तो पढ़ाए। इसको क्या आप घर में कर लोगे बताओ? इसको आप घर में कर लेना ना प्लीज। अरे इसको मैं, ओके 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 ओके, सुनो 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 सुनो, मैं समझा देता हूं, सुनो 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 सुनो, मैं समझा ही देता हूं। इसका मीनिंग क्या है, फिजिबिलिटी स्टडी का मीनिंग क्या है कि क्या हमारा बिजनेस आइडिया सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, क्या हमारा बिजनेस आइडिया प्रैक्टिकल है या नहीं है। ओके, इसके बाद बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान क्या है? बिजनेस प्लान का मतलब है कि अगर मैं अपने बिजनेस आइडियाज को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा? मुझे तो प्लान को प्रिपेयर करना पड़ेगा ना। बिजनेस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बिजनेस प्लान बनाना पड़ेगा डिटेल्ड में। क्लियर है? इसके बाद लिंकेज, फिजिबिलिटी स्टडी इज कन्वर्टेड इनटू बिजनेस प्लान।
फिजिबिलिटी स्टडी को ही कन्वर्ट किया जाता है बिजनेस प्लान में, ठीक है, बट बिजनेस प्लान को कन्वर्ट नहीं किया जाता है फिजिबिलिटी स्टडी में। याद रखिएगा दोस्तों, फिजिबिलिटी स्टडी पहले होता है, उसके बाद बिजनेस प्लान बनाते हो आप। फिजिबिलिटी स्टडी पहले करते हो, इसके बाद आप बिजनेस प्लान बनाते हो। और बिजनेस आइडिया और बिजनेस प्लान में कंफ्यूज मत हो जाना, अलग अलग है दोनों। मैं कितना बार बोलूं। इसके बाद देखो ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव देखिए देखिए देखिए, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी इज टू एश्योर whether business venture is worth in term of money, time, efforts and resources. फिजिबिलिटी इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि मनी, टाइम, रिसोर्सेस सब कुछ सही बराबर है या नहीं है, बताओ। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, बिजनेस प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव रहता है कि किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को एक्सपांड करूं, ठीक है, ओके। तो क्लियर है पूरा का पूरा बिजनेस प्लान और फिजिबिलिटी स्टडी पढ़ लेना, आराम से पढ़ लेना इसको। अब हम बात करेंगे, इंपॉर्टेंट है, सुनो 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 सुनो, इंपॉर्टेंट है, 5 मिनट का खेला बचा हुआ है, सुनो ध्यान से। कंटेंट्स ऑफ बिजनेस प्रपोजल। बिजनेस प्रपोजल में क्या क्या कंटेंट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं बिजनेस प्रपोजल में, एक बिजनेस प्रपोजल में क्या क्या होते हैं उस चीज के बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। एक बिजनेस प्लान में क्या क्या होते हैं उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। बिजनेस प्रपोजल का मतलब भी होता है बिजनेस प्लान, मेरे दोस्त, क्या समझे तुम? बिजनेस प्रपोजल का मतलब ही होता है बिजनेस प्लान। अब पढ़ेंगे बिजनेस प्रपोजल में या बिजनेस प्लान में क्या क्या चीज रहती है। सबसे पहले रहती है दोस्तों जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन, आप जिस प्रोडक्ट का, आप जिस सर्विसेज का धंधा करने वाले हो उस चीज का इंफॉर्मेशन रहेगा, उसमें उस चीज का इंफॉर्मेशन रहेगा। इसके बाद उसमें प्रमोटर का डिटेल्स लिखा रहता है, प्रमोटर का नेम लिखा रहता है, उसका एजुकेशन क्वालिटी लिखा रहता है। मान लीजिए मैं हेयर सलून खोलने वाला हूं, मान लीजिए हेयर सलून खोलने वाला हूं, तो जनरल इंफॉर्मेशन में क्या लिखा रहेगा? हेयर सलून, हेयर सलून। इसके बाद प्रमोटर, प्रमोटर तो मैं ही हूं ना, मेरा नाम लिखा रहेगा, मेरा नाम, मेरा क्वालिफिकेशन, मेरा ट्रेनिंग, मेरा वर्क मतलब एक्सपीरियंस, सब कुछ लिखा रहेगा। एक बिजनेस प्लान में सबसे पहले जनरल इंफॉर्मेशन रहता है, इसके बाद प्रमोटर का डिटेल्स रहता है, इसके बाद लोकेशन रहता है कि मैं कौन से लोकेशन में बिजनेस कर रहा हूं, इट मींस स्पेसिफिक प्लेस और द साइट ऑफ द बिजनेस, मैं कौन से लोकेशन में ये बिजनेस करने वाला हूं। इसके बाद मशीनरी एंड इक्विपमेंट के बारे में लिखा रहता है कि कौन कौन से मशीनरी में यूज करने वाला हूं, कौन कौन से इक्विपमेंट में यूज करने वाला हूं, मेरा सप्लायर कौन है, मेरा कॉस्ट कितना पड़ने वाला है, सब कुछ। इसके बाद रहता है प्रोडक्शन प्रोसेस कि मैं कौन से प्रोडक्शन प्रोसेस में करने वाला हूं, क्या मैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करूंगा, क्या मैं कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज करूंगा, मैं कितना टेक्निकल चीज यूज करूंगा, सब चीज के बारे में लिखा रहता है। मैं कितना प्रोडक्शन प्रोसेस यूज करने वाला हूं उस चीज के बारे में डिटेल्स में लिखा रहता है। इसके बाद मतलब कि टेक्नोलॉजी के बारे में लिखा रहता है, टेक्नोलॉजी, सुनो ध्यान से। इसके बाद लिखा रहता है टेक्नोलॉजी के बारे में। एक बिजनेस प्लान में यह भी लिखा रहता है कि मैं कौन कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करने वाला हूं। इसके बाद यह भी लिखा रहता है कि एनवायरमेंटल एनालिसिस मैंने किया है या नहीं। एनवायरमेंटल एनालिसिस मतलब शॉर्ट एनालिसिस, सिंपल सी बात है, ठीक है। एनवायरमेंटल एनालिसिस मतलब कि सिंपल सा बात है, इकोलॉजिकल एनालिसिस, क्या मैं कोई भी नेचुरल रिसोर्सेस को वेस्ट कर रहा हूं या नहीं, ये सब चीज के बारे में दिया होता है वहां पे। इसके बाद एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, मतलब कि एक्सेट्रा। अब हमें शॉर्ट एनालिसिस भी करने पड़ेंगे, स्ट्रेंथ क्या है मेरा, वीकनेस क्या है, अपॉर्चुनिटीज क्या है, थ्रेट क्या है, इसका एनालिसिस करता हूं तो इसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस ऑफ स्ट्रेंथ, वीकनेस, एक्सेट्रा। इसके बाद देखिए ट्रेनिंग के बारे में भी दिया रहेगा, मार्केटिंग मतलब कि सर्वे के बारे में भी दिया रहेगा। इतना आप पढ़ लोगे तो हो जाएगा, जितना पढ़ाए उतना पढ़ लो, जितना पढ़ाए उतना पढ़ लो, हो जाएगा आपका, ओके। जितना पढ़ाए आपको उतना पढ़ लो, हो जाएगा आपका। बस अब 2 मिनट का खेला बचा हुआ है, सुनो 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 सुनो। अब पढ़ेंगे मतलब कि डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेसेस, डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेसेस, सुनो। इसके बाद बिजनेस प्रोसेसेस का डिजाइनिंग क्या होता है? बिजनेस प्रोसेसेस डिजाइन मतलब होता है क्रिएशन, इंप्रूवमेंट, ऑप्टिमाइजेशन एंड सीक्वेंस। किस तरीके से मैं अपने बिजनेस को क्रिएट करूं, इंप्रूव करूं, ऑप्टिमाइज करूं, जिससे सारा का सारा टास्क, सारा का सारा चीज, सारा का सारा एक्टिविटीज अचीव हो जाए। सुनो, बिजनेस प्रोसेस डिजाइन का मतलब क्या होता है कि किस तरीके से मैं अपने प्यारे से बिजनेस को क्रिएट करूं, इंप्रूव करूं, ऑप्टिमाइज करूं, जिससे मेरा सारा का सारा गोल्स ऑप्टिमाइज हो जाए,
जिससे मेरा सारा का सारा गोल्स ऑप्टिमाइज हो जाए। किस तरह से ये हेयर सलून मतलब कि सलून को मैं क्रिएट करूं, इंप्रूव करूं या ऑप्टिमाइज करूं, जिससे मेरा पूरा का पूरा बिजनेस गोल्स अचीव हो जाए। इसको क्या बोलते हैं? डिजाइनिंग बिजनेस प्रोसेसेस। इसके बाद देखिए लेआउट क्या होता है। लेआउट का मतलब है एक फिजिकल अरेंजमेंट। आप एक मेडिसिन शॉप में जाओगे ना, तब वहां पे ना सिस्टमेटिकली हर कुछ रखा होगा। हर एक मेडिसिन ना वहां पे ना सिस्टमेटिकली रखा रहता है। आप मेडिसिन का पर्चा दोगे, वो लोग 1 सेकंड में निकाल के दे देंगे। तो लेआउट का मतलब होता है, लेआउट टिपिकली रेफर्स टू द फिजिकल अरेंजमेंट और डिजाइन ऑफ ए वर्क प्लेस और मतलब की फैसिलिटी। किस तरीके से आप फिजिकल अरेंजमेंट करके अपना सामान को रख रहे हो, अपना मटेरियल को रख रहे हो, अपना इक्विपमेंट को रख रहे हो, उस जगह को आप क्या बोलते हो? लेआउट। उस जगह को आप लोग क्या बोलते हो? लेआउट। इट इन्वॉल्व्स द ऑर्गेनाइजिंग एंड पोजिशनिंग वेरियस एलिमेंट्स। हर एक एलिमेंट अपना अपना जगह पे रहता है। जैसे आप दवाई दुकान में जाते हो ना, हर एक दवाई अपना अपना जगह पे रहता है ना, वैसे ही उसी को बोलते हैं लेआउट। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आ जाओ लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक सुनो 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 सुनो, लास्ट टॉपिक। आज का वन शॉट हमारा खत्म होने वाला है और कल याद से 5 बजे आ जाना। वन ऑफ द बेस्ट मैराथन होने वाला है, वन ऑफ द बेस्ट मैराथन। क्लियर है? सुनो, अब पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। प्रोजेक्ट प्लानिंग हम लोग क्यों करते हैं? क्यों करते हैं प्रोजेक्ट प्लानिंग? सबसे पहले प्लानिंग द प्रोजेक्ट वर्क। आपको प्रोजेक्ट वर्क का प्लान करना पड़ता है कि आप क्या बनाओगे, कैसे बनाओगे। The activities of the project work should be arranged in such a way that the work are properly scheduled and sequences of the activity are clearly spelled. यानी प्रोजेक्ट वर्क का एक्टिविटीज इस तरीके से होना चाहिए कि सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से शेड्यूल रहे। प्रोजेक्ट प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हो। आपका मान लीजिए ऑर्गेनाइजेशन में आपको कोई प्रोजेक्ट दिया गया, किस तरीके से आप उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो, किस तरीके से आप उस प्रोजेक्ट को प्लान कर रहे हो। सिंपल। तो इसका इंपॉर्टेंस पढ़ने वाले हैं। मीनिंग भी पूछ लिया जाएगा तो बना बना के लिख देना ना, कोई दिक्कत नहीं है इसका। इंपॉर्टेंस में से ही कोई 2-4 इंपॉर्टेंस मर्ज करके लिख देना, बस हो गया, बात खत्म। समझा? क्लियर है ना? सबसे पहले आप क्या करते हो? प्लानिंग द प्रोजेक्ट वर्क। सबसे पहले आप अपने प्रोजेक्ट वर्क को सिस्टमेटिकली अरेंज करके, सीक्वेंस में अरेंज करके प्लान करते हो कि किस तरीके से हमें प्रोजेक्ट लिखना है, किस तरीके से हमें प्रोजेक्ट बनाना है। The activities of the project work should be arranged in such a way so that the work are properly scheduled and sequences of the activities are clearly spelled. इसके बाद आप प्लानिंग ऑफ मैन पावर करते हो। मैन पावर का प्लानिंग करते हो कि कितने लोग इस प्रोजेक्ट को बनाने में लगने वाले हैं, इस प्रोजेक्ट को बनाने में कितने लोगों का रिक्वायरमेंट लगने वाला है, कितने लोगों का योगदान लगने वाला है। क्लियर है? इसके बाद प्लानिंग द इंफॉर्मेशन सिस्टम। आप इसके बाद ये तय करते हो द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड। क्या क्या इंफॉर्मेशन लगेगा ये प्रोजेक्ट को बनाने में। सुनो ना, अपने कॉलेज में जो प्रोजेक्ट बनाते हो ना, उसी का ये एग्जांपल पकड़ लो ना। सबसे पहले क्या करते हो? प्लान करते हो प्रोजेक्ट वर्क बनाने के लिए। इसके बाद खोजते हो कितने लोगों का ग्रुप मिला के ये प्रोजेक्ट को बनाना है। इसके बाद आप ये प्लान करते हो कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए, आपको ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन चाहिए। ये हो गया थर्ड स्टेप। इसके बाद आप मनी का प्लान करते हो, कितना पैसा चाहिए ये पर्टिकुलर प्रोजेक्ट बनाने के लिए, आपको कितना पैसा चाहिए। सिंपल सा बात है। ओके, सुनो सुनो सुनो। इसके बाद आप ये प्लान करते हो कि आप कॉस्ट कंट्रोल कैसे कर सकते हो। आपका मान लीजिए खर्चा बहुत ज्यादा है, आपने सोचा था कि 100 रुपीज का प्रोजेक्ट बन जाएगा, लेकिन आपका 1000 रुपए लग गया। तो आप इस कॉस्ट को कंट्रोल कैसे कर सकते हो? आप कम से कम कॉस्ट में कैसे अपना प्रोजेक्ट बना सकते हो, इसके बारे में सोचोगे। सिंपल सा बात है। इसके बाद आप कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन का प्लानिंग बनाओगे। सिंपल सा बात है कि कौन क्या काम करने वाला है, कैसे हम लोग कम्युनिकेट करने वाले हैं। मान लो कि कोई फ्रंट पेज लिखेगा, कोई बैक पेज लिखेगा, कोई मिडिल पेज लिखेगा, तो आप प्लान कर रहे हो। सिंपल सा बात है, कोऑर्डिनेट कर रहे हो अपने आप में कि कौन क्या काम करेगा। इसके बाद प्लानिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। द प्रोजेक्ट प्लानिंग शुड कंसिस्ट ऑफ आउटलाइन द इन्वेस्टमेंट मेड टू द प्रोजेक्ट। इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्लान करोगे। सिंपल। इसके बाद लास्ट में होता है प्लानिंग फॉर द एनालिसिस ऑफ द कॉम्प्लेक्स कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, कि कोई अगर मुसीबत आ जाए तो उस मुसीबत में हम लोग क्या डील करेंगे, कैसे डील करेंगे। द वर्क ऑफ द प्रोजेक्ट इज परफॉर्म्ड थ्रू डिफरेंट स्टेजेस
So it follows a complex method of evaluation and analysis of the work. Simple. तो पूरा का पूरा हमारा जो चैप्टर था, पूरा का पूरा हमारा जो ईडी था, हमने समाप्त कर दिया बहुत अच्छे तरीके से, बहुत खूबसूरत तरीके से। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। कल 21 अप्रैल को मैराथन अटेंड करने जरूर आ जाना 5 PM, ओके 5 PM। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।